सर स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो चलिए, कल हमने देख लिया था कि जो FLN है या निपुण भारत मिशन है उसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट करना है, कितने उसके टीयर के वो देखे थे हमने, कितने टीयर थे वैसे, मैकेनिज्म कितने टीयर का था? 5 टीयर। पांच टीयर का। जी जी जी। तो चलिए एक बार जल्दी से हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ प्रश्न बनाए हैं और उम्मीद है आप सभी बढ़ चढ़ करके उनमें हिस्सा लेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट डज निपुण स्टैंड फॉर? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडर ग्रेजुएट न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंट एंड अंडरस्टैंडेबल न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी। सर सी बी ऑप्शन। वाला सर, बी सी ऑप्शन सर, सी। सी सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। विजय सर, सर कौन सा? अंडरस्टैंडिंग वाला किस में है, उसे वही है। अंडरस्टैंडिंग वाला? सर इसमें तो कोई भी ठीक नहीं है सुनो, सर। अंडरस्टैंडिंग वाला क्यों मैम? सर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आएगा सर, हाँ, एंड न्यूमरेसी आएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, है ना? अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यस सर। हाँ, ये चारों ही न्यूमरेसी गलत है एंड सर। लिटरेसी, सही बात है। रुक जाइए, मैं इसको कर देता हूँ। नहीं आएगा। वाह, कमाल कर दिया मैम आपने। आरती मैडम मोस्ट एक्टिव। मैंने ध्यान ही नहीं किया इस बात के ऊपर ना, विद अंडरस्टैंडिंग, है ना? नहीं सतीश सर, ऐसा बोलो, मैंने इसीलिए तो गलत किया कि आप चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वाह ऐसा कुछ नहीं है, वाह थोड़ा यादव हमारे सर, से क्या रिलेटेड बात है। सर, सही बात है। बहुत बढ़िया। सर थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, इसलिए याद है, अदरवाइज तो याद नहीं है कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर में भी इसको ध्यान रखेंगे, बस ये सी वाला आंसर हमारा ठीक हो गया। अब मैं इसको आंसर में भी ठीक कर दूंगा, अभी आंसर में रहता है इसको ठीक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन विच ईयर वाज द निपुण भारत मिशन लॉन्च्ड? 2021। 2021। 2018, 2021, 2020, 2022? 21 सर। डेट भी बता दीजिए, डेट भी बता दीजिए जल्दी से। 5 जुलाई। 5 जुलाई 2021, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही। 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निपुण भारत मिशन? बी ऊपर चला गया। चलो, निपुण भारत मिशन इंट्रोड्यूस एडवांस्ड साइंस करिकुलम, achieve foundational literacy and numeracy FLN for all children by grade 3, train higher education teachers or digitize all schools? बी होगा क्या सर? डी ऑप्शन। हाई ग्रेड 3। मुकेश सर, जी सर, जी सर। कौन सा बताया आपने? ओ यार, ये B। ऑप्शन ही गलत देखे हैं। ए बी आ गया नीचे ना, ये गलत हो गया यार। ये जल्दी जल्दी में बनाया था क्विज बोला मैंने था और वो गड़बड़ हो ज्यादा गया। तैयारी अच्छा। कर रहे हो सर, आप लगे पड़े हो। तैयारी में ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, इस चीज की तैयारी कर रहा था लेसन की लेकिन गड़बड़ हो रहा है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं अब। विच पॉलिसी लेड द फाउंडेशन फॉर द निपुण भारत मिशन? नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट, सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? बी ऑप्शन। बी। इज इट बी बी। सर? बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? जी सर। जी बिल्कुल सही है। यस सर। नेक्स्ट, FLN stands for Foundational Learning and Numeracy, Foundational Literacy and Numeracy, First Level Numeracy और Foundation of Learning Network? अगेन बी सर। बी रहेगा सर। बी ऑप्शन, Foundational Literacy and Numeracy, बिल्कुल सही। By which grade does Nipun Bharat aim for Grade 3. children to achieve FLN? ग्रेड 3। Grade 3, हाँ, ग्रेड 3 सर। बिल्कुल सही।
Which type of learning is emphasized in early grades under Play Nipun Bharat? Play based. Play based. B. Play based learning. Play based learning. Yes, sir. बिल्कुल सही. Nipun Bharat mission is implemented in alignment with which national Shiksha. framework? Smart. समग्र शिक्षा, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट स्कूल मिशन. A. Option A, sir. A option. समग्र समग्र शिक्षा. शिक्षा। जी बिल्कुल सही. What is the target सर ये percentage of- समग्र शिक्षा जो है सर, ये जी। समग्र शिक्षा 2018 में बनाया गया ना, इसको लाया गया। हाँ सर. पहले ये सर्व शिक्षा अभियान होता था. पहले बताइए कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से मिशंस को मिलाकर के समग्र शिक्षा चलाया गया था, बताओ. सर्व शिक्षा अभियान और हाँ. RMS से, हाँ. SS से और हाँ, RMS. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और एक शिक्षक शिक्षा अभियान भी चलाया था कुछ, तो तीनों को मिलाकर के एक ही बना दिया गया था समग्र शिक्षा. सर एक बार रिपीट करना सर्व तीनों. शिक्षा अभियान था ना सर? हाँ जी. सर्व शिक्षा अभियान था और वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था सर्व उसमें. शिक्षा अभियान था, एक और था RMSA के नाम से, क्या थी उसकी हाँ, full form? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा था कुछ. राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना. ऑपरेशन हाँ. ब्लैक बोर्ड बीच में था सर, पर एक कोई और जी, जी, जी. तो इन था. सभी चीजों को एक करके समग्र शिक्षा के नाम से एक नया, एक तरह से पुनर्जीवित किया गया उसको दोबारा से, उन सभी चीजों को मिला करके. What is the target percentage of children ये expected to achieve FLN by grade 3? 100. 50%, 75%, 100%, 90%. 100. 100%. 100%. बिल्कुल सही. 100%. कोई बच्चा छूटे ना, इसीलिए बोला गया था ना कि भाई वो उसमें ये नियम ये आया था ना, नारा भी आया था ना कि निपुण भारत का सपना, सब बच्चे सीखे पढ़ना, और ये कुछ था ना ऐसे, गणना लास्ट में आया था. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये क्या कंपोनेंट, सॉरी आगे पीछे हो गए, कंपोनेंट ऑफ FLN को, ये FLN का कंपोनेंट नहीं है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमरेसी, कोडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स. कोडिंग स्किल. कोडिंग नहीं। कोडिंग स्किल्स, बिल्कुल सही. कोडिंग स्किल्स. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द, हाँ जी, हाँ जी सर, किस क्लास से कोडिंग शुरू हो रहा है? 6th क्लास हाँ. है ना. 6th क्लास से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से उसको 9th क्लास से इम्प्लीमेंट किया जाएगा. हाँ जी. विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द निपुण भारत मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. बी. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये निपुण भारत मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ HRD. HRD सर. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था सर. हाँ, पहले HRD था ना सर, अभी एजुकेशन हो हाँ गया. पहले था HRD, लेकिन जब ये इसमें NEP के अंतर्गत ही उसको पहले ही HRD से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तब्दील कर दिया गया. अच्छा सर, ये जो FLN मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हुआ ना, ये 2017 से हुआ ना सर? नहीं 2017 से नहीं, वो स्वयं पे कमीशन से उसका कोई लेना देना नहीं था सर. ये 2020 की NEP से ही हुआ है. अच्छा, ठीक है, ओके सर. और 1986 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था. जी सर, 1986 की पॉलिसी में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1986 की पॉलिसी में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया था. अब दोबारा फिर से उसको वही कर दिया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLN असेसमेंट इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ, है सर, क्या बोल रहे थे सर? ठीक है, ओके सर. इवेल्युएशन अंडर निपुण भारत. तो फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, एंट्रेंस एग्जाम्स, और यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट. कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, बिल्कुल सही है सर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समग्र शिक्षा
under which Nipun Bharat is implemented? B. Scheme for all around growth and academic retention activities, or Samagra Shiksha Abhiyan, integrated school education framework, or standardized monitoring and assessment for grades, skill based and academic reform group. समग्र शिक्षा अभियान बी है इंटीग्रेटेड क्या सर? समग्र शिक्षा अभियान ये वाला। इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन फ्रेमवर्क, जी बिल्कुल सही है सर। The FLN progress of children is tracked using report cards only, continuous and comprehensive assessment, online tests only, or national entrance tests. B sir, B option. B. Continuous and comprehensive assessment, बिल्कुल सही सर। Which type of pedagogy is encouraged in primary grades under Nipun Bharat? Teacher centric, student centric, examination focused and theory based only? स्टूडेंट सेंट्रिक। Student centric, बिल्कुल सही है सर। Which learning losses does Nipun Bharat aim to address? Cognitive delays only, learning losses due to COVID-19 disruptions, or mostly digital illiteracy, only secondary education gaps? B. Learning losses due to COVID-19 disruptions. और साथी ए लग रहा है सर। सर कॉग्निटिव ए ऑप्शन। बी सर, बी है, बी सर बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन, A option है। B. ए ऑप्शन, ओनली नहीं लगना चाहिए सही। हाँ ये है एक। तो दूसरी बात क्या है कि मेनली जो जो इसमें हमारी न्यूमरेसी और लिटरेसी में जो फर्क पड़ा ना, वो कोविड-19 के बाद ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि कई साल कोविड-19 का जो दर्द है वो झेला है हमने, सर और ये कई आया पीढ़ियां बर्बाद कर दी। जी मैम, थ्योरी में आया था ये कहीं? हाँ आया था। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। तो सर इसका Which सही उत्तर document- बी वाला ही होगा ना? हाँ बी था सर, कोविड-19 वाला ही था। Which ठीक है, document ठीक है। outlines लेकिन the सर ऐसा कहीं operational मेंशन नहीं था framework? सर एक सेकंड हाँ, सतीश सर, जी जी वहाँ पे ऐसा कुछ पॉलिसी में तो मेंशन नहीं है। ये तो सिंपल बता रहा है कि बस ये हमेशा से रहा है और वो अभी बढ़ गया, उसको और कंट्रोल करना है। ये जो लर्निंग क्राइसिस है ना, लर्निंग क्राइसिस है ना, हाँ लर्निंग लॉस है, लर्निंग क्राइसिस है सर। लर्निंग लॉसेस है सर। पर उस वाले जो एनईपी में वहाँ पे लर्निंग क्राइसिस लिखा है सर। हाँ। चलिए कोई नहीं, देखता हूँ शायद ऐसे कुछ वर्ड्स है वहाँ पे। कोविड-19 जैसा तो कहीं मिला नहीं। आपने कहीं डॉक्यूमेंट में देखा हुआ है ये किसी जगह पे? इसमें निपुण भारत की जो भूमिका थी ना सर, उसमें बताया गया था कि भाई उसके कारण से भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है लर्निंग और लिटरेसी के ऊपर, जो लर्निंग गैप्स आ गए हैं। लर्निंग गैप तो अलग चीज होता है सर। एक्चुअली सर जो बात होती है ना कि अंडर 6 years ऑफ एज तो 85% ब्रेन का डेवलपमेंट लर्निंग क्राइसिस सर, 1 सेकेंड, दिस इज ओनली कंसर्न टू लर्निंग क्राइसिस, लर्निंग लॉस नहीं है सर। निपुण भारत का लर्निंग लॉस से कनेक्शन नहीं है, फिर तो सारा 10th तक 12th तक सब आ जाएगा उसमें। तो सतीश सर कोविड का भी कहीं जिक्र नहीं है। हाँ डॉक्यूमेंट में भी जिक्र नहीं है, मैं देख रहा हूँ लर्निंग क्राइसिस ही लिखा है। पता नहीं, मैंने देखा था और वो ये भी कह रहा है कि ये ना जो नॉन गवर्नमेंटल सर्वे है ना, वो इस बात को कह रहा है। सर वो मुझे लगता है CAL सर ए होना चाहिए काल्प होता है ना, काल्प। सर 5 करोड़ लोगों, 5 करोड़ बच्चे पहचाने गए जो बिना। ये आएगा सर, इसमें कोविड वाला ही आएगा। कौन सा? कोविड वाला ही आएगा सर। नहीं आएगा तो वही इस क्वेश्चन में, पर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का फ्रेमिंग या वैलिडिटी पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था, इसलिए सोचा एक बार। चलिए अगर ये क्वेश्चन होगा तो आंसर तो यही होगा, ये तो पक्का है। इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है ना वो बी है। इसके हिसाब से तो एप्रोप्रिएट यही है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर निपुण भारत? NEP 2015, निपुण भारत गाइडलाइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, RTE एक्ट
2009 और नेशनल अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। निपुण भारत गाइडलाइन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सतीश सर वो सही है, कोविड-19 है इसमें, गूगल बता रहा है। नहीं, गूगल तो बता रहा है मैम, मेरे को तो ध्यान आ रहा है, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट में कहीं जिक्र देखा था उसमें कहीं। नहीं होगा चलो, सर। नहीं, मैंने देखते हैं, गूगल चलो। पे सर्च किया तो ये है, बता रहा है। है सर, हाँ है, कोविड-19 ही है उसमें। जी जी, चलिए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं एक बार, निपुण भारत गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यही एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पूरा जैसे किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसकी वो रहेगी, स्टेजेस कैसे रहेंगी, वो सारी सारी चीजें इसमें दी गई हैं। हाउ इज टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग अचीव्ड अंडर निपुण भारत? तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, फिजिकल वर्कशॉप्स, बोथ ए एंड बी, सेल्फ लर्निंग ओनली। सी सर। सी दोनों, बोथ सी, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या थे इसके एफएलएन के। तो फाउंडेशनल लिटरेसी जो पहला पार्ट है एफएलएन का, फाउंडेशनल लिटरेसी। तो लिटरेसी के अंदर देखते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहला है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसकी बात हमने कल भी की थी कि सबसे पहले तो बच्चे को अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो भाषा को बोलना ही नहीं सीखेगा तो अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं वो समाज में अपने आप ही पिछड़ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की बात भी सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति समाज में कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। फिर उसके बाद फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कि किस ध्वनि, कौन सी वर्ण ध्वनि से कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, वो उसका ज्ञान होना चाहिए। किस अक्षर से कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, उस चीज का उसको पता होना चाहिए। डिकोडिंग एंड राइटिंग, शब्दों को समझे और आराम से उसको लिख पाए, जैसे दूसरों की बातों को समझ करके आराम से उसको लिख पाए, तो वो उसके डिकोडिंग एंड राइटिंग के ऊपर फोकस किया गया। फिर अगली बात आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में वोकैब जितना उसका शब्दकोश बढ़ेगा उतना ही वो शब्दों का अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे 9th 10th में भी आ जाते हैं तो वो देहांत लिख देते हैं देहात के स्थान पे। कवि एक देहात से था या देहात से संबंध रखता था, उसके स्थान पे वो लिख देते हैं कवि देहांत से संबंध रखता था। तो उनको उस शब्द का वास्तविक अर्थ पता नहीं है, इसलिए वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो वोकैबुलरी जरूरी है, और वो वोकैबुलरी होगी जब वो पढ़ेगा अच्छे से, तो पढ़ने से उसका शब्दकोश बढ़ेगा, सुनने से शब्दकोश बढ़ेगा, तो शब्दकोश निर्माण जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ करके समझना, जितना ज्यादा वो अच्छे से उसको पढ़ करके चीजों को समझ पाएगा, एक तो फ्लुएंसी उसके अंदर होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर साथ में समझ भी विकसित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ करके आगे चल दिया, कुछ भी पल्ले ना पड़े, तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसी चीज को देखते हुए सभी जो विषय हैं उनके अंदर केस स्टडी जैसे वो बिंदु डाल दिए गए हैं, और क्वेश्चन पेपर भी जब आते हैं तो उनके अंदर पैराग्राफ आते हैं लंबे लंबे, तो तब देखा जाता है कि बच्चा कितना पढ़ करके कितना समझता है चीजों को। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो इसके इंग्लिश का या हिंदी का एक कंसेप्ट आता है हमारा, जो एएसएल वाला है, एएसएल में एक उसमें जो लिसनिंग टेस्टिंग होती है कि किस प्रकार बच्चा लिसनिंग करके वो समझता है, और दूसरा रीडिंग टेस्टिंग होती है कि किस प्रकार वो रीड करके कैसे वो समझता है चीजों को। तो ये कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बड़ा जरूरी है। अपठित गद्यांश हो गए, अपठित पद्यांश हो गए, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। सिर्फ उसमें समझ की जांच करनी है, क्योंकि बच्चा पढ़ करके जब पाठ उसने पढ़ लिया, टीचर ने उसको समझा दिया, उसने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद वो आंसर देगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन बच्चा खुद अपनी समझ से कितना वो अकेला उसको समझ पाता है चीजों को, वो उसमें देखना है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इसके अंदर ऐड किया गया। फिर रीडिंग फ्लुएंसी, धारा प्रवाह रूप से वो पढ़ पाए, चीजों को अच्छे से पढ़ पाए, अटक अटक के ना पढ़े। बहुत बार ऐसा देखा गया ना, बच्चे जो अभी तारा ऐप पे जो टेस्टिंग चल रही है रीडिंग की, तो उसमें देखा जाता है बच्चे बहुत अटक के पढ़ते हैं, इतने में उसका टाइम अप हो जाता है, तो उसकी रीडिंग फ्लुएंसी के कम अंक मिलते हैं उसको, वहां पर ग्रेडिंग कम मिलती है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े जबरदस्त फ्लुएंटली उसको पढ़ते हैं, तो उसकी फ्लुएंसी के उसके अंक अच्छे मिलते हैं। तो ये रीडिंग फ्लुएंसी देखने के लिए ही वो एक तरह से लॉन्च की गई है तारा ऐप, कि किस प्रकार कितना अच्छे से वो पढ़ पा रहा है, कितनी फ्लुएंटली पढ़ पा रहा है, और कितनी कम गलतियां करता है उच्चारण में। कंसेप्ट अबाउट प्रिंट,
तो छपाई वाली चीजें उसके सामने लगी हों और वो चीजों को देख करके आराम से उसको पहचान ले। वो सिर्फ 3D शेप में ही चीजों को ना पहचाने बल्कि सिर्फ प्रिंट के माध्यम से ही उसको आराम से समझ ले। मान लीजिए उसने सेब देखा है, लेकिन सेब का चित्र देख करके अगर वो ये कहे कि नहीं ये सेब नहीं है, तो इसका मतलब उसने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा। लेकिन जब वो चित्र को देख करके भी वो समझ जाए कि हाँ ये वही सेब है जो मैं घर पे खाता हूँ, तो वो समझ गया इसका मतलब उसको चीज क्यों। कल्चर ऑफ रीडिंग, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रीडिंग। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है बच्चों के अंदर ताकि वो अच्छे से रीडिंग करें, और उनके अंदर रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो उनका अपना बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, साथ में उनकी विचार शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और किताबों के अंदर जो ज्ञान होता है वो एक अथाह सागर है जिसके अंदर हम जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ज्यादा हमें उस ज्ञान का एहसास होगा। तो बच्चे के अंदर वो ज्ञान पिपाशा पैदा करनी है, जो ज्ञान की इच्छा पैदा करनी है कि वो किताबों को पढ़ता रहे और उसमें आनंद ले। अब देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट की गई हैं और साथ में पेडागोजिकल प्रोसेस भी बताई गई है। तो सबसे पहला है क्रिएटिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। जो माहौल है वो ऐसा बनाना है कक्षा का कि इसके अंदर बहुत सारे चार्ट वगैरह लगे हों, बहुत सारी चीजें वहां पर, कुछ दीवारें भी बोलती हुई नजर आए। बाला प्रोजेक्ट का बहुत सबसे अच्छा उपयोग वहां पर किया जा सकता है। तो दीवारों के ऊपर चित्रकारियां की जाती हैं, बहुत सारे चार्ट वगैरह चिपका दिए जाते हैं। तो बहुत कुछ किताबें तो पढ़ाती ही हैं, लेकिन दीवारें भी अपने आप पढ़ा देती हैं बच्चे को। दीवारों पर जब वो बार बार उन चित्रों को देखता है तो बहुत सारी चीजें उसको अनायास ही याद हो जाती हैं। तो यूज ऑफ बाला कंसेप्ट, वो उसमें बाला का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। बाला की फुल फॉर्म कोई साथी बताए जल्दी से। बिल्डिंग एज अ Building as लर्निंग एड। लर्निंग एड। एड, बिल्कुल सही है। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। अब अगला है रीड अलाउड। जो पहले कभी हम लोग जब छोटे थे ना तो ये काम बहुत होता था। कक्षा में बच्चे जो थे वो पढ़ते थे खड़े होकर के, और वो पीछे वाले बच्चे जो थे उसके साथ साथ में पढ़ते थे, या कई बार एक ही बच्चा अकेला पढ़ता था जोर जोर से। और जो टेबल्स याद करवाए जाते थे, 2 ग्रुप बना दिए जाते थे, और वो जोर जोर से बोल बोल के रोज, जैसे छुट्टी होने से पहले रोज बोल बोल के टेबल याद किए जाते थे। तो रीड अलाउड जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब जोर से पढ़ना सीखेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो और अच्छे से उस चीज को समझेंगे और बढ़िया से उन शब्दों को समझेंगे। नहीं तो कई बार बच्चा जो है वो मन मन में पढ़ता रहता है तो उसको खुद की गलतियों का भी पता नहीं लगता, अपने उच्चारण दोष का भी पता नहीं लगता। तो इसलिए रीड अलाउड जो है वो कंसेप्ट उसके अंदर डाला गया। और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मॉर्निंग असेंबली में एक्टिविटीज दी जा सकती हैं बच्चों को। जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है उसको कोई अच्छी सी चीज दे दी, कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई विशेष कार्यक्रम वगैरह दे दिया, और उसको बोला कि बेटा तू इसको जोर से पढ़ करके बताएगा बच्चों को। तो मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटीज हो गई, क्लासरूम रीडिंग हो गई। थर्ड पॉइंट है लिसनिंग, टेलिंग एंड राइटिंग स्टोरीज। जी सर। सर एक बाला कंसेप्ट बताएंगे? बाला कंसेप्ट होता है सर बिल्डिंग के अंदर, है ना। हम जैसे कहीं पर मानचित्र बना दिए, कहीं पर कोई चार्ट बना दिया, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वो थी ना वॉरियर्स वॉल बनाई गई थी, जो बहुत सारे जो हमारे शहीद थे जो सैनिक, उनकी दीवार के ऊपर चित्र बनाए गए, उनके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वो बनाए गए थे, जो चार्ट्स वगैरह लगाए गए थे, जिसमें महिलाओं की जो योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या जो हमारे देश की महान महिलाएं हैं उनके बारे में उसमें बताया गया था। तो ऐसी चीजें जो हम जब लगा देते हैं ना दीवारों के ऊपर, तो वो बिल्डिंग अपने आप लोगों को बताती है। जैसे KV1 अम्बाला कैंट में हमने करवाया था कि ओके जी सर, मतलब बिल्डिंग पे, मतलब दीवारों पे जो सर चित्र के इसमें माध्यम से मैथमेटिकल चित्र गार्डन भी है, मेडिसिनल गार्डन हाँ, भी है, मैथमेटिकल गार्डन भी आ ये गया, सारी चीजें, और हाँ। हाँ जो बायोलॉजिकल गार्डन है वो भी उसके अंदर आ जाता है, और एक किचन गार्डन है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। ये सारी चीजें जिससे भी बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा, वो एक तरह से बाला प्रोजेक्ट का ही कंसेप्ट होगा सर। जी सर। बिल्डिंग को ही एक लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करना। स्कूल में जैसे स्टेयर हाँ, स्टेयर्स वगैरह का यूज करना है, स्क्वायर शेप वगैरह। क्लास 2-3 के लिए प्रिंट रिच कल्चर कहते हैं सर, क्लासरूम वातावरण को प्रिंट रिच कल्चर कि जो क्लासरूम का जो दीवारें हैं जो नीचे है उसके पहुंच में हो 3 फीट के अंदर, और उसी उसमें अच्छे से प्रिंट आउट करके इस तरीके से, ऐसे कहीं पढ़ा था मैंने NCF में, प्रिंट रिच कल्चर बोलते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी सर।
दीवारों के ऊपर चित्र वगैरह बना दिए या दीवारों के ऊपर वो चार्ट चिपका दिए, बच्चा वहीं पर जा जाकर के उसको पढ़ता है, जैसे हमने उसमें पिछली एक स्लाइड में पढ़ा था ना, देखा था ना हमने पिछली एक स्लाइड में। रिच कल्चर कहते हैं उसको शायद, मैंने जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा उस स्लाइड को। हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ये देखिए, जी जी ठीक है। है ना, इसमें देखिए ये बच्चों की बिल्कुल पहुंच में है, ये लर्निंग डिस्प्ले लगाए गए हैं ना, जो बच्चे उंगलियां रख रख करके उसको पढ़ रहे हैं, देखिए दोनों साइड में, है ना। हाँ बिल्कुल। जी सर जी। तो इस तरह के कंसेप्ट जो है ना, उसको हम बाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि KV1 अम्बाला कैंट में हमने क्या किया था कि वो फ्लैग्स बनाए थे विभिन्न देशों के, जो एशियान का ग्रुप है, आसियान का ग्रुप हो गया, और वो एक जैसे सार्क ग्रुप हो गया, इनके सभी के फ्लैग्स बना दिए थे। और साथ में जैसे भारत की जो वो था तिरंगे की क्या यात्रा रही स्वतंत्रता संग्राम में, सबसे पहले कौन सा ध्वज अपनाया गया, उसके बाद फिर उसमें क्या चेंज किया गया, उसके बाद फिर उसमें क्या चेंज किया गया, कब ये चेंजेस हुए, तो ये दीवारों के ऊपर बना दिए गए थे। और वो बड़ा सुंदर भी लग रहा है, और साथ में उसको देख करके है ना बच्चे अपना आप ही सारी चीजें सीख जाते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आए हुए थे अभी आगे कि लिसनिंग, टेलिंग एंड राइटिंग स्टोरीज एंड पोएम्स, कि वो सुनेगा, वो बताएगा, कहानियां सुनाएगा, कहानियां सुनेगा, कहानी लिखेगा, या पोएम्स सुनाएगा या पोएम्स लिखेगा। तो उन चीजों से क्या होगा, उसकी अपनी रचनात्मकता बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और जब वो क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी तो अपने विचारों को और ढंग से, बेहतर ढंग से वो प्रस्तुत कर पाएगा। तो उसकी विचार शक्ति को, उसकी तार्किकता को और उसके जो अभिव्यक्ति कौशल को निखारने के लिए एक्टिविटी दी गई है। अब इसमें एक एक्टिविटी हम जैसे कर सकते हैं, ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन करवा दिया, या स्टोरी राइटिंग एक्टिविटी करवा दी, या पोएम राइटिंग कंपटीशन करवा दिया, या पोएम रेसिटेशन कंपटीशन करवा दिया, ऐसे हम कक्षा में करवा सकते हैं। फिर सॉन्ग्स एंड राइम्स हो गया, CC एक्टिविटीज के अंदर हम इसको करवा सकते हैं। फिर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो भाई किसी चीज के ऊपर। ग्रुप डिस्कशन हो गया क्लास में। ड्रामा, रोल प्ले, तो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, लेसन होते हैं हिंदी में या इंग्लिश में जो स्टोरी बेस्ड होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ ड्रामा भी किया जा सकता है। उसको हम एक तरह से नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं, उसको कहानी को ही हम नाटक के रूप में तब्दील करके बच्चों को उसके रोल दे दें और वो बच्चे उसमें रोल निभाएं अपना। तो कंडक्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन ऑफ चैप्टर, थीम, टॉपिक इन द क्लास। नेक्स्ट है पिक्चर रीडिंग और टॉक। तो पिक्चर रीडिंग और टॉक, पिक्चर में बहुत सारी ऐसे वो होते हैं ना, कुछ ऐसी पहेलियां सी बना दी जाती हैं, या कुछ ऐसी पिक्चर दे दी जाती है। जैसे जब CCE आया था तो उसमें लैंग्वेज में खासकर ये चीज डाल दी गई थी, चित्र वर्णन करें या चित्र देख करके 5 वाक्य बनाएं। तो इस प्रकार की कुछ चीजें उसके अंदर डाल दी गई थी। तो ये पिक्चर रीडिंग या टॉक जो है, ये वही है कि हम पिक्चर को देखेंगे और उसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। मान लो एक पार्क का ही एक चित्र दिखा दिया, उसमें बताएंगे कि एक बच्चा झूला झूल रहा है, दूसरा बच्चा उसको झूला झुला रहा है, कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे वहां पर पौधों में पानी दे रहे हैं। तो ऐसे वो सेंटेंस जब बताएगा तो उसको, इसका मतलब क्या, वो एनालाइज कर रहा है चीजों को और वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है ध्यान से। तो वो उसकी वहां पर एक तरह से वहां कौशल उसका विकसित होगा। तो यूज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एंड नरेशंस, तो ये कुछ लाइब्रेरी बुक्स होती हैं जिनमें चित्र वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ पहेलियां सी भी होती हैं, तो उनको दिया जा सकता है बच्चों को और वो उसको उसके बारे में बता सकते हैं। शेयर्ड रीडिंग, तो शेयर्ड रीडिंग मतलब जो 2 बच्चे हैं, मान लो वो इकट्ठे एक बुक को पढ़ रहे हैं, या अपनी एक बुक किसी ने पढ़ ली दूसरे को दे दी कि ले भाई तू पढ़ ले इसको। तो इस प्रकार शेयर्ड रीडिंग का कंसेप्ट जो है वो 2-3 तरीके से चलता है। और यूज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, अब इसमें लाइब्रेरी की बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद की अपनी पर्सनल अगर बुक्स किसी बच्चे के पास है कहानी की, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं तो इसमें जो प्राइमरी क्लासेज होती है ना, उनकी क्लासरूम लाइब्रेरी होती है, छोटी सी एक वो अलमीरा होती है, उसके अंदर बुक्स होती हैं और वो अलमीरा में कोई लॉक नहीं लगाता, वो अलमीरा खुली रहती है, ऊपर मतलब ढक्कन ऊपर कर दिए जाते हैं सुबह सुबह, और बच्चे अपनी मर्जी से उठा करके कोई बुक आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं उसको। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग कॉर्नर्स, तो एक्टिविटीज बेस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग कॉर्नर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं जिसमें रीडिंग और राइटिंग कंसेप्ट उसके अंदर ऐड हो जाएं। जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया, अचानक ही बोलने के लिए बोल दिया जाए बेटा तुम चलो इस बात के, ये आपको ये टॉपिक दिया जाता है, इसके ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त करो, इसके बारे में बताओ।
बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने ये दे दिया कि अगर आप मॉनिटर होते कक्षा के तो आप कैसे उसको क्लास को मैनेज करते, या अगर आप उसके विद्यालय के प्राचार्य होते तो क्या आप उसके अंदर बदलाव चाहते हैं विद्यालय के अंदर। तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को वॉशरूम जाने में दिक्कत आती है या वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं, तो वो सबसे पहले वही बात रखेगा कि अगर मैं विद्यालय का प्राचार्य होता तो मैं वॉशरूम की सफाई रेगुलर करवाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें, क्योंकि जो उनकी मन की बातें हैं ना वो अच्छी तरह से वहां व्यक्त कर पाएंगे उसको। यूज ऑफ क्लासरूम वॉल, क्लासरूम की दीवारों का इस्तेमाल करना, जैसे बाला कंसेप्ट के अंदर हमने पहले देखा ही था इसमें, राइटिंग कॉर्नर्स इन क्लास और स्कूल प्रेमिसेस। तो कुछ कॉर्नर ऐसे बनाए गए हैं, इसमें बताया गया है कि कुछ कॉर्नर ऐसे बना दीजिए जिसमें बच्चे है ना कुछ भी लिखें कुछ भी बनाएं, वो उनके लिए छूट दे दी जाए एक तरह से। उसमें उस कॉर्नर में वो अपने मन पसंद कोई भी चीज बना सकता है, उससे अपनी उसकी मन की अभिव्यक्ति होती है, जो चित्रों के माध्यम से भी, या जो वो इधर उधर की जो चीजें बनाता है ना, एक तरह से उसके मन के जो भाव होते हैं वही उनके माध्यम से व्यक्त होते हैं। तो उनको उस चीज का अवसर दिया जाए, इसके लिए ये बात बोली गई है इसमें। एक्सपीरियंस बेस्ड राइटिंग, तो एक्सपीरियंस बेस्ड राइटिंग अपने अनुभव बताएं। तो किसी भी चीज के ऊपर अपने अनुभव, जैसे आजकल रचनात्मक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग आती है अभी, तो बड़ी क्लासेस में भी बोल दिया जाता है कि कोई कुछ वो पढ़े पढ़ाए जो पहले विषय होते थे उनके ऊपर अब कंसेप्ट खत्म कर दिया गया उसको, और उसकी जगह पे तुरंत कुछ भी ऐसा कोई विषय दे दिया जाता है, अप्रत्याशित विषय होता है जो कभी सुना भी ना हो, और उसके बारे में उस व्यक्ति को बताना है या बच्चे को बताना है। तो ऐसे छोटी क्लासेस में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आप आराम से उनको तुरंत दे सकते हो, और उसके ऊपर आप बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या अनुभव है, तो अपने अनुभव बताएगा उस बच्चे को उसके बारे में। और पब्लिकेशन ऑफ क्लास वाइज डिजिटल मैगजीन, हाँ छोटे बच्चों की ये डिजिटल मैगजीन बनाई जाती है, साथ में एक वो न्यूज लेटर्स भी बनाए जाते हैं प्राइमरी क्लासेस के, क्लास वाइज न्यूज लेटर भी निकलते हैं जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जैसे पीएम श्री अब ज्यादातर स्कूल बन चुके हैं, तो पीएम श्री में एक उसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, डिजिटल मैगजीन बनाई जा सकती है छोटे छोटे बच्चों की। तो जब बच्चे का नाम आता है ना उसमें मैगजीन के अंदर, मंथ वाइज बनने लगा ना ये न्यूज हाँ मंथ लेटर? वाइज भी बना रहे हैं सर, वो अपना अलग अलग अपने अपने फंड के ऊपर डेवलप वो करता है ना, डिपेंड करता है। क्वार्टरली भी निकालते हैं बहुत सब तो। हाँ क्वार्टरली निकलता था पहले न्यूज लेटर प्राइमरी में, लेकिन जैसे जैसे फंड डेवलप हो रहा है तो उस हिसाब से फिर वो, फिर दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि अब प्रिंट नहीं करना है ना, अब तो डिजिटल मैगजीन निकल रही है, हाँ हाँ ई मैगजीन निकल रही है, तो अब तो महीने में भी निकालने तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, असल में क्या है ना सर, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, इसको आप जो है व्यवहारवाद से जोड़िए, इनको स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए चित्र बनाइए, चित्र दिखाया जाता है, विचार लिखे रहते हैं। यस सर, आगे दूसरा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वो उसके अंदर ऐड कर दिया गया है जरूर कि भाई उसको जरूर देखना है। प्ले बेस्ड लर्निंग है, खेल खेल में सीखना, बच्चे को एहसास ही ना हो और वो सीख भी जाए चीजों को। सर नरेंद्र सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, नरेंद्र सर। सर प्लीज। हाँ सर, सतीश सर। जी सर जी। मैं ग्रुप में 1 मिनट ये कहना चाह रहा था कि अभी बात चली थी मैथमेटिकल गार्डन की, तो जिस स्कूल में भी मैथमेटिकल गार्डन डेवलप कर रखा है ना, तो प्लीज मेरी उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि 2-4 फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दें, क्योंकि हमें भी एक गार्डन, मैथ्स गार्डन डेवलप कर रहे हैं स्कूल में, तो हो सकता है वो आगे और कुछ बेटर बनाने के लिए हेल्प कर दें। तो साथियों से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी जिस स्कूल में मैथमेटिकल गार्डन जहाँ डेवलप कर रखा है वहाँ की फोटो खींच के एक बार ग्रुप में डाल दें, सो दैट हम भी उसकी हेल्प लेकर के और अच्छा उसको बना सके। थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर, बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलें सर। यस सर। जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा था फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में, अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी के बारे में। तो गणना के संबंध में भी कुछ वो है बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, और वो बिंदु कौन कौन से हैं मुख्य बिंदु। प्री नंबर कंसेप्ट, प्री नंबर कंसेप्ट मतलब प्री नंबर कंसेप्ट मतलब प्री नंबर कंसेप्ट का मतलब सर जैसे कहते हैं ना कि तीसरा चौथा, इस तरह से ये वाला समझ में आए उनको।
ये होता है क्या प्री नंबर सर कंसेप्ट? एग्जैक्ट संख्या नहीं बताना है, जैसे 1 हाँ 2 मतलब 3 4 ऐसे नहीं। वो चीजों को गिनती उसको बेशक ना आए, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक है, ये एक हो सकता है, ये 2 हो सकता है, मतलब गिनती ना आए उसको, लेकिन वो संख्या को एहसास कर सके कि ये ज्यादा है, ये कम है, ऐसे। बस ऐसा यही है, नहीं, यही है। जैसे दिखा के ना, जैसे डिटेल्स हम में लगाना, एप्पल्स छोटे वगैरह से दिखा बड़ा के करना, पूछते हाइट वाइज खड़े करना, इस टाइप से कुछ। नहीं हाँ तो मतलब उसको इसमें उसको कम ज्यादा का एहसास हो, और उसको वो एक तरह से मेजरमेंट अपने दिमाग से कर सके, बिल्कुल बेशक बिल्कुल उसको सर, कंसेप्ट थोड़ा नंबर के पता बहुत, ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ थोड़ा बहुत, जी जी ज्यादा, पास, दूर, इस तरह से। हाँ। तो फिर उसके बाद वो नंबर्स और ऑपरेशन ऑन नंबर्स ये सीखेगा कि नंबर्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कैसे किन किन कौन कौन से ऑपरेशन हम नंबर के साथ कर सकते हैं। तो वो खेल खेल में वो चीजें उसको सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद मीजरमेंट आ गया, मीजरमेंट में माप तोल की इकाइयां आ गई, वो समझाई जाएंगी कि ये मीटर क्या चीज होती है, किलोमीटर क्या चीज होती है, डेसीमीटर क्या होता है। छोटी इकाइयां बहुत बाद में सिखाई जाएंगी, लेकिन शुरुआत में वो बड़ी इकाइयां जैसे 1 किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ऐसी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो उसको क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद शेप एंड स्पाटियल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने कल भी पढ़ा था कि किस प्रकार उसको शेप्स के बारे में जब नॉलेज हो जाएगा, जब उसको 3D शेप्स दिखाई जाएंगी या सिंपल शेप दिखाई जाएंगी, ब्लॉक्स वगैरह के साथ खेलने के लिए दे दिया जाएगा, और वो उन शेप्स का इस्तेमाल करके एक वो बिल्डिंग वगैरह बनाएगा, तो उससे उसको शेप का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसी शेप के कंसेप्ट को जब वो अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में वो उपयोग कर पाएगा, जब वो खेत में खड़ा होकर के, 4 कोनों वाले खेत में खड़ा होकर के जब ये बता दे कि ये खेत जो है वो स्क्वायर है, तो फिर वो समझ गया, इसका मतलब उसको शेप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर वो फुटबॉल के मैदान में जाकर के खड़ा होकर के बता दे कि ये बिल्कुल वो है, सर्कल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझ चुका है उन चीजों को। फिर है पैटर्न्स, पैटर्न्स में कि कुछ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, ये नंबर पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे हमने अपने उसमें रीजनिंग में भी पढ़े थे। तो नंबर पैटर्न्स भी होते हैं, कुछ वैसे आकृति के भी पैटर्न होते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या बनना चाहिए, तो छोटे छोटे पैटर्न बनाए जाते हैं। और उसमें जैसे मैंने देखा था कि कभी 3rd 4th की क्लास में जो थे ना, कुछ वो पैटर्न भी थे जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जो कपड़ों वगैरह के ऊपर बनाए जाते हैं, या जो दीवार के ऊपर बनाने के लिए, डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है कि इस पैटर्न को आगे बनाओ। या फिर जैसे एक तितली आदि बना करके वन साइड हाफ पार्ट बना दिया तितली का, और आगे उसको पूरा करो, तो इस तरह के कंसेप्ट उसको दिए जाते हैं ताकि वो पैटर्न समझ सके कि किस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं। तो अब इसके लिए कुछ एक्टिविटीज और पेडागोजिकल प्रोसेसेस दे रखी हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी। तो लर्नर सेंट्रिक है ही है हमारा पूरा FLN, क्या पूरी NEP ही है। तो फिर काउंटिंग बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय वन सेल्फ, तो अपने आप खुद हर एक बच्चे को गिनना, जैसे हम लोग आमतौर पे कर देते हैं जब सुबह हम जाते हैं पीरियड में, तो वहां पर जाकर के बोलते हैं कि हाँ बच्चे चलो बेटा गिनो एक बार, किसी बच्चे को बोल देते हैं खड़े होकर के कि चल बेटा गिन एक बार, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो ये सारे सारे वो बताता है जब गिन करके, तो एक तरह से अपने आप ही उसकी काउंटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाती है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर मैथमेटिकल थिंकिंग, तो मैथमेटिकल थिंकिंग जो गणितीय विचार है, उसके गणितीय सोच है, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसको स्कोप दिया जाता है। तो क्रिएटिंग मार्केट सिचुएशन इन द क्लास एंड आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। अब जैसे इन बुक्स, जो ये बुक्स जो नई आई है ना, उनमें सभी के सभी में ऐसे ही है, एक बच्चा जो है वो मार्केट में पैसे लेकर के जाता है और उसको बहुत सारा सामान लाने के लिए दे दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि बेटा ये इसका, जो वो दुकानदार से जाके पूछता है कि इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, और फिर उसको इतना इतना सामान 2 kg 3 kg ऐसे सामान लेके आना होता है। तो फिर पूछा जाता है लास्ट में कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो बच्चे फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके फिर उसमें जहां पर रिक्त स्थान भरना होता है वहां रिक्त स्थान में वो लिख देते हैं। तो इस तरह जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, वो एक तरह से उनके सामने रखी जाती हैं, और उन्हीं से वो सीखते हैं फिर। तो दोनों चीजें हो जाती हैं, वो दैनिक जीवन से भी जुड़ गई उसकी शिक्षा, और साथ में उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यूज ऑफ टॉयज। यूज ऑफ टॉयज में खेल खेल में सीखना, ये भी हो गया, और साथ में खिलौनों का कैसे हम शिक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो भी हो गया। आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले एक कंसेप्ट हमारा आया था EBSB के अंतर्गत, जो
परंपरागत खिलौने निर्माण करने का कोई कंपटीशन आया था जिसमें कठपुतलियां वगैरह भी बनाई थी बच्चों ने, और वो नेशनल लेवल पे भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें, मतलब वो कठपुतलियां वगैरह बनाई जाती थी या मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, तो उसमें भी एक कंपटीशन उसका भी रखा गया था। इंडिजेन्युअस कुछ ऐसा इंडिजिनियस नाम- टॉय। हाँ, इंडिजेन्युअस टॉयज। हाँ, तो डिजाइनिंग ऑफ टॉयज बेस्ड ऑन द टॉपिक टॉट फॉर हैविंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों को खिलौने दे करके ही उनको टॉपिक्स के बारे में समझा देना, तो वो इसके अंदर डाला गया है। आगे का मैथमेटिक्स विद डेली लाइफ, दैनिक जीवन के साथ गणित को जोड़ देना। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, बच्चे गणित से क्यों भागते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं ना, वो गणित को डेली लाइफ से जोड़ते ही नहीं है, बस वो फॉर्मूले रटवाते हैं, धनाधन उनके टेस्ट लेते हैं, धनाधन उनको क्वेश्चन देते रहते हैं, और बच्चे जब बड़े बड़े फॉर्मूले देखते हैं तो वो वहीं पर चक्कर खा जाते हैं। तो डेली लाइफ से जोड़ करके अगर मैथमेटिक्स को देखेंगे तो उसको पता लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स का कितना उपयोग है। नहीं तो बच्चे ज्यादातर बोलते थे क्या उपयोग है, क्या कोई यूज थोड़ी है। जिसको नहीं साइंस साइड में जाना ना, वो तो ये सोचता है, आर्ट्स में जिसको जाना है उसको तो ये लगता है कि कोई यूज ही नहीं है इसका। तो वो जब ये पहले ही नेगेटिविटी लेकर बैठ जाता है कि इसका कोई यूज नहीं है, तो वो अपने आप ही भागेगा दूर उससे। तो डेली लाइफ से मैथमेटिक्स को जोड़ना है, और उसके लिए क्या करना है, कैलकुलेटिंग बिल्स, मेडिकल, ग्रोसरी और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा ऑफ हाउस इन ए डे। एक दिन का खर्चा दे दिया, या घरेलू खर्च के बारे में ब्यौरा बताओ, आपके घर में कितना खर्च होता है एक दिन का, तो मम्मी से पूछेगा जाकर के कि मम्मी हमारे बताओ एक महीने का कितना खर्चा होता है, उसको 30 से डिवाइड करके वो एक दिन का खर्चा निकाल करके ले आएगा। तो इस तरह से वो डेली लाइफ में उसको मैथमेटिक्स को जोड़ देता है। फिर पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ साथ बच्चा अच्छे से सीखता है, एक बच्चे को देख करके भी अच्छे से सीखता है। पीयर लर्निंग में बच्चा खुद तो उसको देख के तो सीखता ही है, साथ में उससे पूछ के भी सीख लेता है, क्योंकि उसके साथ उसका कोई हेजिटेशन नहीं है, उसको कोई डर नहीं है उसके साथ, वो उसका दोस्त है, तो उसके साथ वो आराम से उससे पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो बेझिझक वो अपनी बात रख सकता है वहां पर। इसलिए पेयर लर्निंग कंसेप्ट इसमें रखा गया है। और कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट अमाउंट बिटवीन पेयर्स, तो कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं वो, और अमाउंट्स को, और एक दूसरे को, जैसे बच्चे आपस में भी कोई खेल कर दिया, कोई एक्टिविटी कर दी है उसमें ऐड, उसने टीचर ने लेसन के साथ में कि कुछ टॉफी लेकर के आ गए वो विद्यालय में, और उन्होंने बच्चों को बांट दिया और बोला कि चलो भाई मैंने मुट्ठी भर भर के तुमको टॉफी दी है, तुम बताओ पांचों बच्चे कि तुम में से किसके पास कितनी है, और वो अपनी बोर्ड पे लिखें, और वो बोर्ड पे लिख देंगे। फिर दूसरा बच्चा बताएगा कि बताओ किसके पास ज्यादा है, और इससे ज्यादा किसके पास है, या इस बच्चे से ज्यादा किस किस बच्चे के पास इतनी ट्रॉफी है, तो और किस किस के पास कितनी कितनी ट्रॉफी ज्यादा है। तो वो सारी चीजें जब वो एनालाइज करेंगे तो अपने आप ही उनको उसके बारे में पता लग जाएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड कैलकुलेशंस, डाटा कलेक्शन ऑफ इनकम ऑफ ए शॉप, तो एक शॉप पे जाकर के वो डाटा कलेक्शन कर सकता है, या अपने घर के ही खर्चे के ऊपर में भी अगर वो बताएगा अपने पापा के इनकम और उसके खर्चों के बारे में भी अगर वो एनालाइज करेगा, तो उससे भी उसको बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा। अब देखिए इसमें बाल वाटिका फॉर एज 5 to 6। अब 5 to 6 एज के बच्चे कौन सी क्लास में आएंगे, बाल वाटिका 1 2 3 कौन से में, बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 में, बिल्कुल सही। तो देखिए अब इसमें ओरल लैंग्वेज के लिए दिया गया है, टॉक्स टू फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से बात करेगा, टीचर से बात करेगा। साइंस राइम्स सिंग्स राइम्स एंड पोएम्स विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग के लिए दिया गया है, लुक्स एट बुक्स एंड अटेम्प्ट्स रीडिंग द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ये हमारी जो इसके निपुण भारत के लक्ष्य है ना, ये आमतौर पे हम ऐसे उसमें लगे हुए मिलते हैं हमें, जो दीवारों के ऊपर या कक्षा की दीवारों के ऊपर हर एक विद्यालय में लगे हुए मिलेंगे। तो वही जो लक्ष्य है, ये जो हमारे उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आए थे, वो उन्हीं लक्ष्यों को मैंने इसमें रखा है। सेकंड है begins to point out and recognize some familiar repeated words, sight words or words on containers, food wrappers, etc. Recognizes letters and corresponding sounds. Reading simple words comprising of at least 2 to 3 alphabets.
तो कुछ सिंपल वर्ड वो पढ़ेगा जिसमें 2 या 3 अल्फाबेट होंगे, जैसे BAT बैट, SAT सेट। तो ऐसे ही इस तरह से वो कुछ 2 या 3 लेटर के जो वर्ड हैं वो उसमें पढ़ेगा, सीखेगा उनको शब्दों को जोड़ना या वर्णों को जोड़ करके छोटे छोटे शब्द बनाएगा। फिर राइटिंग सेक्शन में आ जाता है, तो इमिटेट्स एक्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग प्ले, बिगिंस टू फॉर्म रिकग्नाइजेबल लेटर्स। तो कुछ लेटर्स बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उसको वो परफेक्ट तो हुआ नहीं है राइटिंग में। वैसे तो ये कहने की बातें हैं, वो तो बाल वाटिका फर्स्ट में उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं टीचर्स, बनाओ भाई ए बनाओ, ऐसे ए बनेगा, बी ऐसे बनेगा। तो लेकिन फिर भी वो लेटर्स, रिकग्नाइजेबल लेटर्स लिखना शुरू कर देगा। स्क्राइबल्स एंड ड्रॉज एंड पेंट्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अपने खुद के भावों को व्यक्त करने के लिए वो कुछ भी ड्राइंग वगैरह, कुछ भी ऐसे कुछ भी जो भी उसके मन में आएगा वो बनाएगा वहां पर दीवार के ऊपर। और यूजेस ए पेंसिल एंड होल्ड्स इट प्रॉपरली टू फॉर्म रिकग्नाइजेबल लेटर्स। तो पेंसिल पकड़ना सीख लेगा और जैसे भी वो बना पाएगा, पहचानने लायक वो अक्षर बनाना सीखेगा। recognizes and writes his or her own first name। तो अपना पहला नाम उसको पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा कि किस तरह से उसके अपने पहले नाम को कैसे लिखे। वो पहला नाम इन द सेंस कि मान लो किसी बच्चे का नाम है रुद्र प्रताप सिंह चौहान, तो फिर रुद्र प्रताप सिंह चौहान तो वो 4th क्लास तक सीखेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि सिर्फ उसको रुद्र लिखना सिखाएं ताकि वो अपना नाम लिख सके। अब नाम जो है ना उसके साथ लगाव होता है बच्चे का। अगर उसको अपना नाम लिखना आ गया तो वो एक कॉन्फिडेंस महसूस करता है कि हाँ मुझे अपना नाम लिखना आता है। छोटे बच्चे को उस चीज में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। अब ये न्यूमरेसी के कुछ लक्ष्य हैं, इसमें है सबसे पहले काउंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड कोरिलेट्स न्यूमरल्स अप टू 10। 10 तक की गिनती वो काउंट करना आ जाए, गिनती से काउंट कर ले ऑब्जेक्ट्स को और उनको न्यूमरल्स को कोरिलेट कर पाए। और recognizes and reads numerals up to 10, recognize कर ले और पढ़ ले उनको 10 तक की गिनती। compares two groups in terms of number of objects and uses words like more than, less than or equal to etc। तो इस तरह वो more than, less than और equal to ऐसे कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाए, 2 ग्रुप्स में वो नंबर्स को देखे और उनको आसानी से पहचान ले कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन से इक्वल है। जैसे उसमें पहले सिखाया जाता ना, उसमें 2nd क्लास में आ जाता कंसेप्ट, ये इक्वल का निशान, लेस देन का निशान और ग्रेटर देन का निशान वो बताए जाते हैं बच्चे को। अरेंजेस नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स इन सीक्वेंस। घटनाक्रम के हिसाब से लगाना। जंबल सेंटेंसेस दे दिए किसी कहानी से रिलेटेड और उसको बोला कि भाई इसको सीक्वेंस में लगाओ सेंटेंसेस को, तो वो सीक्वेंस में बताता फिर कि किस प्रकार से हुआ। या फिर ऑब्जेक्ट्स ऐसे बिखेर दिए और बोला कि इन ऑब्जेक्ट्स को लगा करके कोई एक शेप बनाओ, तो ऐसे वो शेप बनाएगा। तो इस तरह से उसको अरेंज करना आ जाएगा, सीरिएशन उसके अंदर आ जाएगी, सीक्वेंसिंग आ जाएगी उसके अंदर। तो क्लासिफाइज, अच्छा सीरिएशन कौन सी उसमें आ रहा था प्याजे की उसमें स्टेज में? क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन कौन सी स्टेज में आ रहा था प्याजे की? हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एज ग्रुप बताओ। 7 to 11 जी जी ठीक है। तो लेकिन यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी, वो सीक्वेंस समझना शुरू कर देगा, सीरिएशन समझना शुरू कर देगा इस उसमें एज ग्रुप में। फिर उसके बाद क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर। हाँ जी सर 7 to 11 तो प्री ऑपरेशनल होती है ना, SPCF होता है ना, SPCF। हाँ SPCF। तो कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 तो कॉन्क्रीट होगी। 7 to 11 कंक्रीट ही होती है मैम। 0 to 7 होगा देखो 2 से 7 होती है। जी जी हाँ नहीं 0 to 2 कौन सी होती है? एक्चुअली सर सेंसरी, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट, देन फॉर्म, F लास्ट एब्स्ट्रैक्ट में या फॉर्मल। फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट पर। तो 0 to 2 हो गई क्या? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी, सेंसरी मोटर स्टेज। देन और फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, प्री ऑपरेशनल,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, then और फिर concrete 7 to 11 कौन सी आई फिर? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक तो था फिर? concrete ठीक है सर। हाँ सही है सर, सही सही। correct हाँ। फिर 11 to 15 आएगा एब्स्ट्रैक्ट Formal. या फॉर्मल, है ना? formal yes operational फॉर्मल आ जाएगा, थिंकिंग आ जाएगा। हाँ जी। चलिए आगे देखिए, 4th नंबर पे है अरेंजेस नंबर्स ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स। ये हो गया था क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्युनिकेट्स द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो ढूंढता है, मान लो शेप्स उसके सामने बिखेर दी बहुत सारी और बोला कि भाई एक भवन का निर्माण करो आप जिसकी जो ऊपर जो छत हो ना वो ढलान नुमा हो, तो अब वो क्या करेगा, स्क्वायर इकट्ठा करेगा, उनके ऊपर लगाएगा और उसके ऊपर जो है ना वो एक प्रिज्म टाइप में जो होता है जो ट्रायंगल शेप जो एक वो है शेप, वो उसके ऊपर रख देगा। तो उसको पता लग गया कि भाई ये जो शेप्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर टिक सकती हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं फर्स्ट नंबर पे ही ट्रायंगल शेप रख दूंगा तो उसके ऊपर मैं स्क्वायर नहीं अटका पाऊंगा। तो वो सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा उन चीजों को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखेगा और फिर उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई भी करेगा। तो यूजेस वोकैबुलरी फॉर कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक लोंगर, longest, taller, tallest, or shorter, shortest, heavier than, lighter than, etc. in the context of different objects around him or her. अब कक्षा 1 की बारी आ गई। 6 से 7 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मौखिक भाषा के लिए अपनी जरूरतों और परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करेगा। कक्षा में उपलब्ध मुद्रित मतलब होता है टाइप्ड या प्रिंटेड, तो मुद्रित सामग्री के बारे में बात करता है और अभिनय के साथ तुकबंदी, कविता या गीत सुनाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, बड़ी राइमिंग के साथ, बड़े ऐसे हिल करके वो पूरा ऐसे एक्शन के साथ में कविताएं सुनाते हैं। फिर अध्ययन है, जोर से पढ़ने, कहानी सुनाने के सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेता है और कहानी सत्र के दौरान और बाद में प्रश्नों के उत्तर देता है। सहायक सामग्री और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी पेश करता है। आविष्कृत वर्तनी वाले शब्दों को लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक पत्राचार का उपयोग करता है और एक उम्र के अनुसार अज्ञात पाठ में कम से कम 4-5 सरल शब्दों से बने हुए छोटे वाक्य पढ़ता है। इसमें कोई ऐसा शब्द जो आपको थोड़ा कठिन लगा हो? सर इसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिलेगा? मैम ये हिंदी के लिए है तो इसलिए हिंदी के लिए डाला गया। ये लिटरेसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे ना, तो इंग्लिश का भी आ गया, हिंदी का भी आ गया अभी। वैसे हिंदी और इंग्लिश की जो वो है ना लिटरेसी के जो लक्ष्य हैं वो सेम है, तो आपको इंग्लिश वर्जन भी इसमें मिल जाएगा। लेखन में देखिए परिचित संदर्भ हो, जो उसको परिचित है, जो उसके कंसेप्ट क्लियर है, पहले उसको लाइफ में वो जानता है उन चीजों को, तो उसके बारे में कहानी, कविता, पर्यावरण, प्रिंट आदि। और इसमें आने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ घनिष्ठता विकसित करना, मतलब मात्राओं के बारे में पहचान कर लेना कि कौन सी मात्रा आएगी इसके अंदर। जैसे मान लो उसको बोला कि भाई चांद लिखो, ये चांद शब्द को देखते ही वो समझ जाएगा कि उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, अनुस्वार नहीं आएगी। तो इस तरह के कंसेप्ट उसको बचपन में ही इन चीजों को जब बार बार दिखाएंगे तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज फिर मी वो सर, लिखता है। एक्चुअली जी मैम। आविष्कृत वर्तनी का थोड़ा सा बता दीजिए। आविष्कृत वर्तनी का मतलब होता है मैम जो एक तरह से बनाए गए हैं शब्द, कुछ शब्द ऐसे बनाए गए हैं जो अब हम मैम जैसे एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं ना। ओके जी जी हाँ, जी जैसे हाँ। जैसे हम कह सकते हैं ना, लिखना, जैसे लिखाई, डाक शब्द है लेख। एक, हाँ जैसे डाक शब्द है, डाक का मतलब क्या हुआ, पत्राचार करना ना, लेकिन हम डाक के साथ खाना लगा देंगे तो क्या बन गया, डाक खाना। और डाक के साथ घर लगा दिए तो डाक घर बन गया, और डाक के साथ ईया प्रत्यय लगा दिए तो डाकिया बन गया। जी ओके, थैंक यू जी। वैसे एक से एक अलग से अलग आगे आगे शब्द बनाना। जैसे एक शब्द मैंने एक उसमें देखा था, मैंने एक गतिविधि देखी थी, अभी जो नई बुक्स आई है ना, तो मैंने प्राइमरी कुछ बुक्स स्टडी की थी पहले, तो उसमें ना एक शब्द रेल का एक कंसेप्ट आया था। शब्द रेल, शब्द रेल मतलब शब्द की रेल बनाना। शब्द की रेल कैसे बनाते थे, उसमें डिब्बे बने हुए थे शब्द के, उसमें खाली, उसके साथ में और शब्द जोड़ते जाना। जी हाँ, बस पिछले वाले शब्द के पिछले वाला वर्ण, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, जी जी।
जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी में क्या होता है कि अंतिम लेटर से गाना सुनाना है आपको, वैसे अंतिम जी। लेटर से शब्द बनाना लेटर है। से शब्द बनाना, जी। हाँ सर जी कोई जी। अगर इंग्लिश में एग्जाम लिख रहा होगा क्वेश्चन को तो वो तो हिंदी में ऐसे लिखेगा, अगर हिंदी भाषा की बात आती है तो। सर दोबारा बोलिए प्लीज, एक बार आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि कोई इंग्लिश में अगर एग्जाम लिख रहा है हाँ तो वो हिंदी वाली बात को लिखने के लिए हिंदी लिख सकता है क्या? ये पूछना चाहिए। नो सर, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों नहीं लिख सकता वैसे? मेरे मन में Actually, क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक we ही have ऑप्ट कर selected the सकते हैं। medium. हाँ यस Actually, सर, we have मीडियम एक ही selected the रहेगा। medium, that's why. बस इतना देखिए है कि आप सुनिए। जब हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं तो उसमें आप इंग्लिश की वोकेबलरी यूज कर सकते हैं, Yes. नहीं बट you इंग्लिश में cannot कोई write the परमिशन नहीं है answers in हिंदी Hindi. की। मैम Actually, when the एक answer चीज sheet will be जी सर। evaluated, एक चीज ये हमेशा याद रखें कि अब मीडियम जो है ना वो आपके लिए है, जी, उस मीडियम के आधार पे आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन तो आपने जो कंटेंट वहां पर लिखा है ना उसके आधार पर होगा। जैसे हम अभी 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में बच्चों को बोलते हैं ना, उनकी एसएस जो होती है वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी SST, मीडियम, जी, bilingual, है ना? bilingual है। लेकिन क्या हम उनको ये बोल सकते हैं कि क्या नहीं भाई तू हिंदी में क्यों लिख रहा है जब तूने इंग्लिश मीडियम लिया है? सर बात वो नहीं है, बात कंप्लीट पेपर एक मीडियम में लिखने की हो रही है। बात कहाँ नहीं लिख सर, सकते हैं? actually we are ऐसा थोड़ी ना attending सर, आप सर एक बाद में क्वेश्चन डिस्कस हिंदी कर में लिख लेंगे, देंगे, पहले इंग्लिश आप में लिख इस देंगे। टॉपिक को हाँ कंप्लीट ठीक कर है, लो बात एक बार, सही है है। ना? हाँ ओके ओके। चलिए उसको बाद चलिए में कर चलिए लेंगे क्लास के चलिए, बाद। आगे बढ़ते हैं। तो लिखता है, चित्र बनाता है और अर्थ व्यक्त करने के लिए चीजें बनाता है और उसके कार्य पत्रक पर नामों पर प्रतिनिधित्व करता है, या नामों का प्रतिनिधित्व करता है मतलब नाम डाल देता है उसके ऊपर, और फिर बधाई संदेश देता है, पहचानने योग्य वस्तुएं और लोगों के चित्र बनाता है। तो ऐसे वो अपने कुछ चित्र बनाता है, जैसे वस्तुओं के खुद चित्र बनाते हैं। बच्चे बोलते हैं ना कि जैसे आप भाई अपने मित्र को वो जन्मदिन का वो करते हुए, विश करते हुए एक कोई वो बनाओ, कार्ड बनाओ, तो शुभकामना संदेश लिखो, तो वो कार्ड बनाता है, उसके ऊपर कैंडल भी बनाता है, उसके ऊपर वो केक भी बनाएगा। अब उसका केक कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तक तो उसने पेंसिल सही से पकड़नी सीखी है, तो केक कैसा बनेगा टेढ़ा मेढ़ा वो तो हमें भी पता है। लेकिन जब वो केक बना करके उसके अंदर कलर करेगा और उसको उसके ऊपर कैंडल लगाएगा, तो उसको कंसेप्ट है क्लियर कि किस तरह से मैं उसको राउंड बना करके केक बनाऊंगा, फिर नीचे वाली लेयर को कैसे राउंड करूंगा, फिर उसके बाद नीचे साइड्स उसकी कैसे बनाऊंगा, फिर कैंडल कैसे बनाऊंगा, तो वो सारी चीजें उसको क्लियर हैं। तो उससे अपनी उसकी अभिव्यक्ति प्रकट होती है वहां पर उसके भावों की। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया मैम इंग्लिश में। तो देखिए और लैंग्वेज में वही है, converses with friends and class teacher about her needs and surroundings, or talks about the print available in the classroom, recites rhymes and poems, songs with action, और इसमें रीडिंग में आ गया, participates during read aloud storytelling sessions in an active way and answers questions during and after story sessions, acts out familiar story with props and puppets, uses sound symbol correspondence to write words with invented spellings, और फिर reads small sentences consisting of at least 4 to 5 simple words in an age appropriate unknown text. राइटिंग में है, develops familiarity with matras in the words occurring in familiar contexts, story, poems, or environment, print, etc., or writes, draws, and make things to convey meaning and represent names on her or his worksheet, greeting messages, draw pictures that are recognizable objects and people. हाँ जी, अब न्यूमरेसी में देखिए, क्लास 1 के लिए न्यूमरेसी के लिए क्या लक्ष्य हैं? काउंट्स ऑब्जेक्ट्स अप टू 20। अब इसके लिए पहले क्लास उसमें बाल वाटिका में क्या थे, कितने तक था? 10 तक। 10 तक है, और क्लास 1 में जाते ही कितना हो गया? 20 तक। 20। काउंटिंग आनी चाहिए उसके 20 तक है। और रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 99, लेकिन जो गिनती पढ़नी और लिखनी उसको 99 तक आनी चाहिए, लेकिन चीजों को गिनना
जो वो फिजिकल चीजों को जब गिनेगा तो 20 तक उसको गिनती आराम से आनी चाहिए। फिर यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 9 इन डेली लाइफ सिचुएशन। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन कितने नंबर तक? 9 नंबर तक, मतलब सिंगल डिजिट नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसको आ जाना चाहिए फर्स्ट क्लास में। और ऑब्जर्व्स एंड डिस्क्राइब्स फिजिकल properties of 3D shapes, solid shapes around him or her, like round, flat surface और number of corners and edges, वो बताए जाते हैं उसमें कि भाई इसमें रेक्टेंगल जो है उसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, तो ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। Estimates and verifies length using non-standard, non-uniform units like hand span। आप अपने हाथ से माप करके बताओ कि ये कितने हैंड स्पैन है, तो ऐसे वो हैंड स्पैन माप करके बताते हैं। फुट स्टेप माप करके बताते हैं कितनी दूरी है। फिंगर्स माप करके बताते हैं कितना बड़ा है ये स्केल मेरा, तो अपने स्केल को ऐसे फिंगर्स रख करके माप करके बताएंगे। पेंसिल के ऊपर फिंगर्स रख के माप के बताएंगे। तो इस तरह कैपेसिटी यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स लाइक कप, स्पून और मग। तो एक उसमें आता है प्राइमरी की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि एक लड़की है, उसको टास्क दे दिया गया कि ये एक बाल्टी है, इसको तुझे इस मग से भरना है, तो तू बता कि भी इसके अंदर मग कितने मग डालेंगे इस बाल्टी के अंदर इसको भरने के लिए। तो वो मग डाल करके उसको देखती है कि कितने मग आते हैं उसमें, फिर वो बताती है कि इसके अंदर 20 मग आएंगे। तो वो एक तरह से अनस्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स जो होती हैं उनको यूज करके वो ऐसे कैसे नाप तोल कर सकते हैं उसको इसमें बताया जाएगा। और क्रिएट्स एंड रिसाइट्स शॉर्ट पोएम्स एंड स्टोरीज यूजिंग शेप्स एंड नंबर्स। अब आगे क्लास 2, तो क्लास 2 में फिर थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री के बारे में बातचीत करता है। जो कक्षा में जो चित्र लगे हुए हैं उन चित्रों के बारे में बातचीत करता है, उन चित्रों के बारे में बताते हैं। एक तरह से वो हो गई एक्टिविटी, ये चित्र वर्णन। और प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में व्यस्त रहता है और दूसरों की बात सुनता है। गीत कविता वाचन करता है। कहानियों, कविताओं, मुद्रित सामग्री आदि में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराता है। अच्छा, कोई साथी बताएंगे कि जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें राइमिंग्स क्यों डाली जाती हैं, क्यों पोएम्स डाली जाती हैं, इतनी छोटे छोटे गीत होते हैं, छोटी छोटी कविताएं डाली जाती हैं, क्यों? सीधे लेसन क्यों नहीं डाल दिए जाते जब पढ़ना आ गया बच्चे को? Actually, to make some these things very interesting, and actually also for reading aloud session, sir. And the children feel very, they take very much interest in it, in the rhymes, in the small poems. Actually, they recite the poem in the morning assembly also. वॉइस मॉड्यूलेशन भी सीखते हैं सर। Yes, sir. Yes, yes. जी बिल्कुल सही, हाँ ये भी है। और एक दो चीजें और छुट्टी हुई है, बताओ। Yes, intonation, pronunciation, pause, everything the child learns. हाँ, एक्शंस भी सीखते हैं सर। एक्शंस भी सीखते हैं, बिल्कुल सही। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज छूटी हुई है, वो जल्दी लयात्मकता उसमें होने की वजह से बच्चों को याद आसानी से हो जाता है। बढ़िया, इसकी बहुत वजह बढ़िया से सर, यही चीज। न्यूरल इंटरलॉकिंग करते हैं हम इस तरह से। हाँ, तो ये जो लयात्मकता जो सर ने बताई ना, लय जो है वो बच्चे को बड़ा अट्रैक्ट करती है। संगीत जो है वो बच्चे को बड़ा अट्रैक्ट करता है, और जब वो गा करके सुनाता है ना कविताओं को, तो उसको बड़ा मजा आता है, उसको आनंद आता है, और वो अपने आप ही याद हो जाती है चीजें उसको। नेक्स्ट है अध्ययन में बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तक से कहानियों को पढ़ता और सुनाता और पुनः बताता है। कहानियां पढ़ करके वो अपने मम्मी पापा को, अपने यार दोस्तों को वो कहानी बताता है कि इस कहानी में ये हुआ था, इस कहानी में ये हुआ था। तो बच्चा जो है वो अपनी बुक खोल करके अपनी मम्मी को बताएगा कि मम्मी आज मैंने ये कहानी पढ़ी, इसमें पता है ये गधा जो है ना, ये अपने आप को शेर से भी ज्यादा बहादुर मानने लगा था। और फिर शेर ने उसको समझाया कि बेटा तू कभी भी है ना अकेले जंगल में मत घूमना, नहीं तो मारा जाएगा। तो इस तरह की जो कहानियां जब बच्चा बताता है ना अपने शब्दों में, तो उसको एक तरह से उससे कहानी से लगाव हो जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाता है और 8 से 10 वाक्यों के अज्ञात पाठ को सरल शब्दों में उचित गति, लगभग 30 से 45 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से पढ़ता है और स्पष्टता के साथ पढ़ता है।
फिर लेखन में आ गया, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखता है। अब इस एज में क्या होता है ना, सेकंड क्लास में लगभग वो डाल दिया जाता है कि अपना परिचय दें। तो शुरुआत में ही सबसे पहले जो कॉपी लगाता है बच्चा, तो उसमें अपना परिचय खुद लिखता है बच्चा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी क्या काम करते हैं, और ये सारी सारी चीजें वो लिखता है। तो अपने बारे में जब वो अपना वर्णन करेगा खुद अपने, बेशक वो पूछ के लिखेगा मम्मी पापा से, लेकिन लिखेगा जब अपने आप, तो उसको उसके जो चीजें हैं वो अपने आप ही वो याद रहेंगी। फिर फोन नंबर याद हो जाते हैं बच्चों को। फिर संज्ञा शब्दों और क्रिया शब्दों और विराम चिन्हों को पहचानता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्लास 2 के लिए एज 7 to 8 में। तो क्लास 2 के लिए इंग्लिश में भी आ गया वही, converses and talks about the print available in the classroom, or engage in conversation to ask questions and listens to others, recites songs, poems, repeats familiar words occurring in stories, poems and print etc. फिर रीडिंग में आ गया, रीड्स एंड नरेट्स, रीटेल्स द स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए गिवन वर्ड, और रीड्स अननोन टेक्स्ट ऑफ 8 to 10 sentences with simple words with the appropriate speed, approximately 30 to 45 words per minute, correctly and clarity. राइटिंग सेक्शन में writes short simple sentences correctly to express herself or himself, or recognizes naming words, action words and punctuation marks. यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट वो लिखा हुआ है लक्ष्य, इसमें देखेंगे तो राइट्स शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस करेक्टली टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के बाद क्या लिखा हुआ है, herself. हेलो herself sir, herself. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। अरे मेरी क्लास तो नहीं कटी हुई। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? सर आवाज आ रही है सर, आ Write रही है। short, simple sentences correctly to express herself. शायद सतीश सर को अपनी आवाज नहीं सुन रही है। हाँ सतीश सर, आवाज आ रही है? ओ सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था लगता है, और उसके कारण से मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगा कहीं मैं क्लास से बाहर हो गया हूँ और अपने आप ही बोले जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर हर सेल्फ ही क्यों लिखा हुआ है? सर आजकल जो मॉडर्न लिटरेचर में ना जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके लगभग जगह पे अब हर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले ज्यादातर क्या होता था ना, टाइप को तोड़ने के लिए। हाँ, जो एक कंसेप्ट बना हुआ है ना समाज का, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसकी उस धारणा को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हाँ, स्टीरियोटाइप जो लोगों की सोच है उसको तोड़ने के लिए। देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, जितना भी ये पूरा हमारा निपुण भारत का वो है, उसके अंदर लड़की को ही ज्यादातर दिखाया गया, लड़के को बहुत कम दिखाया गया है। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का वो है इसमें भी। हाँ जी, आगे देखिए क्लास 2 के लिए न्यूमरेसी में देखिए, रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू, अब यहाँ सीधे 20 से कितने पे पहुंच गए? 999। तो 999 तक की गिनती उसको मतलब गिनना आ जाना चाहिए, लिखना और पढ़ना। पहले में क्या था 99 तक, लेकिन अब इसने क्या किया, पहले एडिशन के लिए था सिंगल डिजिट अप टू 9 बस, लेकिन अब डबल डिजिट आ गया 99 तक। तो सेकंड क्लास में उसको डबल डिजिट की एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसको आना चाहिए।
फिर है यूजेस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ नंबर्स अप टू 99, सम नॉट exceeding 99 in daily life situations, performs multiplication as repeated addition and division as equal distribution, sharing and constructs multiplication facts tables of 2, 3 and 4. तो 2, 3, 4 इत्यादि के उसको टेबल उसको आ जाने चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करके वो टेबल बना पाए अपने आप। उसको कंसेप्ट मल्टीप्लाई करके ही टेबल क्यों बनाने हैं, सीधे क्यों नहीं रटवा देने, क्योंकि उसको कंसेप्ट क्लियर करना है कि टेबल बने कैसे हैं। तो वो मल्टीप्लाई करके उसको पहले सिखाया जाता है कि कैसे 2-2 के सेट बना करके रख दिए, तो हम अगर एक साथ काउंट करना चाहें तो मान लीजिए 3 सेट हैं 2-2 के, तो 2 3 जा 6 करके हम सीधे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के सेट हैं और 3 सेट हैं, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और सीधे काउंट भी करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से दोनों एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों के कंसेप्ट एक साथ समझाए जाते हैं बच्चे को। पहले एडिशन समझा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी कंसेप्ट को फिर मल्टीप्लाई से समझाया जाता है। एस्टिमेट्स एंड मेजर्स लेंथ, डिस्टेंस, capacity using non-standard uniform units like rod, pencil, thread, cup, spoon, mug, etc. and compares weight using simple balance. Next, identifies and describes 2D shapes like rectangle, triangle, circle, oval, etc. or uses spatial vocabulary like far, near, in, out, above, below, left, right, front, behind, top, bottom, etc. Creates and solves simple riddles using numbers and shapes. तो छोटी छोटी पहेलियां भी वो आराम से सुलझा पाए शेप्स को लगा करके। मान लीजिए कोई शेप बनाने के लिए उसको दे दिया कि ये शेप बनानी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो खिलौने, हम जब कभी किसी बच्चे के बर्थडे के ऊपर खिलौने लेने जाते हैं ना, खिलौने वाली दुकान के ऊपर, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो जिसके ऊपर लिखा रहता है अप टू एज 3+ या 3+ या 5+ या 6+, ऐसे एज ग्रुप लिखा रहता है उसके ऊपर, और उसमें पहेलियां होती हैं। तो बहुत सारी वो उसके ऊपर चित्र बने रहते हैं, और उसी चित्र की तरह उसको वो पार्ट्स को ऐड करके वो चित्र बनाने होते हैं एक तरह से। तो ये ऐसी बहुत सारी पहेलियां उसके अंदर हम रख सकते हैं। अब कक्षा 3 की बात आ गई, 8 से 9 उम्र हो गई, और मौखिक भाषा की बात आई तो घर विद्यालय की भाषा में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए स्पष्टता के साथ बातचीत करता है। कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री के बारे में बात करता है। सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों की बात सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में शामिल होता है। व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से उचित लय और उतार चढ़ाव के साथ कविताओं का पाठ करता है। फिर अध्ययन की बात करें तो पढ़ने में परिचित पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकों से जानकारी खोजता है। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए हम जब बच्चों को करवाते थे ना, मैं जैसे कई बार गेम करवा देता हूँ कक्षा में, जो कभी हम लोग करते थे अपने आप ही क्लास में, कि भाई देखो इस पेज में आपके पास कितने और आए हैं, कितने तथा आए हैं, कितने लेकिन आए हैं, ऐसे शब्दों को ढूंढो जो अव्यय हैं, अव्यय शब्दों को ढूंढो पूरे पेज में कितने अव्यय शब्द आए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करवा करके उससे क्या होगा, बच्चों को उन शब्दों की जानकारी भी होगी, साथ में क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सा शब्द, कौन से संज्ञा शब्द हैं, कौन से विशेषण शब्द हैं और कौन से अव्यय शब्द हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने आप ही बच्चों को सही से समझ में आ जाती हैं और खेल खेल में समझ में आ जाती हैं। तो परिचित पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों से जानकारी खोजता है वो, और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से और भाषा के आधार पर उपयुक्त उम्र और समझ के अनुसार अज्ञात पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ता है। ये जो तारा ऐप है ना, उसमें हर एक क्लास के लिए अलग अलग मापदंड रखे गए हैं कि कितनी कौन सी क्लास का बच्चा जो है वो कितने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ेगा। पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ता है और उनका पालन करता है। फिर 8 से 10 वाक्यों वाली कहानी अनुच्छेद को पढ़ने के बाद 4 में से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। मतलब ये एक लक्ष्य निर्धारित किया है, हो सकता है वो 4 के 4 के प्रश्न के सही उत्तर दे दे, लेकिन इतनी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए कि वो 4 में से कम 3 प्रश्नों के उत्तर जरूर दे। फिर लेखन की बात आई, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखता है।
छोटे छोटे संदेश लिखने दे दिए उसको, जैसे हम व्हाट्सएप पे दे देते हैं बच्चों को भी, व्हाट्सएप पे आज मुझे जन्मदिन का वो संदेश लिख करके भेजना सभी बच्चे, तो बच्चों को अपने आप लिखना आ जाता कि जन्मदिन के लिए हम क्या लिखेंगे। एक बार पूछेगा बच्चा मम्मी पापा से, लेकिन जब लिखेगा अपने आप तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि जन्मदिन के लिए हम क्या शुभकामना संदेश लिखेंगे। लिखने के लिए क्रिया शब्दों, संज्ञा शब्दों और विराम चिन्हों का उपयोग करता है, और व्याकरण की दृष्टि से उचित वाक्य लिखता है। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों के साथ अपने आप लघु अनुच्छेद और लघु कथाएं लिखता है। अब ये लीजिए इंग्लिश में भी आ गया 3rd क्लास के लिए। तो ओरल लैंग्वेज में कन्वर्जेस विद क्लैरिटी यूजिंग सूटेबल vocabulary in home school language, or talks about the print available in the classroom, engage in conversation to ask questions, narrate experience, listen to others and respond, recites poems individually and in group with intonation and modulation of voice। ये देखिए ये आ गया जो आप लोगों ने बताया था ना, ये सारे आप पहले बता चुके हैं इन चीजों को। फिर रीडिंग में आ गया finds information in familiar books and textbooks, reads at least 60 words per minute correctly and with comprehension depending on the language and with correct pronunciation from an age appropriate unknown text, reads and follows instructions given in the text, can answer at least 3 out of 4 questions based on reading of, ये क्या लिखा हुआ, एन एज अप्रोप्रिएट, एन एज, अच्छा लगता है ये इकट्ठा हो गया उसमें ना, एन एज अप्रोप्रिएट अननोन स्टोरी पैराग्राफ ऑफ 8 to 10। राइटिंग सेक्शन में राइट्स शॉर्ट मैसेजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यूजेस एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स फॉर राइटिंग, writes grammatically correct sentences or writes short paragraph and short stories on her or his own with grammatical correct sentences। तो ये तो जी 9 years तक हम पहुंच गए हैं अब, तो मुझे लक्ष्य हमारे हो गए पूरे। ये हो गया न्यूमरेसी का आ गया बस। अब न्यूमरेसी में पहले था, सबसे पहले उसमें था 9 तक, अप टू 9 तक, फिर आया कितने तक, 20 तक, फिर उसके बाद कितने, पहले आया था 10 तक, फिर आया था 20 तक, फिर आया था 9 तक, 99 तक, फिर 999 तक। अब ये क्या हुआ, 9999 तक इसकी जो है रीड्स एंड राइट्स के जो नंबर्स का उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। और सॉल्व्स डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ नंबर्स अप टू 999, सम नॉट एक्सीडिंग 999, और constructs and uses multiplication facts tables of numbers 2 to 10 and uses division facts। तो डिवीजन भी उसको आ जानी चाहिए, मल्टीप्लाई करके कैसे टेबल्स बनाते हैं 2 to 10 उसको टेबल्स बनाने आ जाने चाहिए। और एस्टिमेट्स एंड मेजर्स लेंथ, डिस्टेंस, वेट एंड कैपेसिटी यूजिंग स्टैंडर्ड्स यूनिट्स लाइक मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर्स एक्सेट्रा। और आइडेंटिफाइज एंड रिलेट्स बेसिक 2D shapes with 3D shapes, solid shapes, and describes their properties like faces, number of edges and corners etc. Identifies a particular date and corresponding day on a calendar। तो कैलेंडर देखना आ जाना चाहिए कि इसके बाद आज कितनी डेट है, उसके बाद कितनी डेट होगी, कौन सा दिन होगा, तो दिन और डेट को मैच कर पाए सही से, उसको समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। और रीड्स टाइम ऑन ए क्लॉक इन ए आवर एंड हाफ आवर्स। तो उसको मतलब घड़ी में समय देखना आ जाए, जो डिजिटल क्लॉक है वो नहीं, बल्कि जो एनालॉग क्लॉक होती है, जो जिसमें सुइयों के हिसाब से हम समय देखते हैं, तो उसके हिसाब से उसको पता लग जाए कि किस हिसाब से समय देखा जाते हैं। आइडेंटिफाइज हाफ, 1/4, 3/4 ऑफ ए होल एंड इन ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आइडेंटिफाइज हाफ, 1/4, जो कैसे वो हाफ को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, 1/4 को कैसे, 3/4 को कैसे। एक कहानी उसमें मैंने देखी थी कि जो हमने एक कहानी पहले पढ़ी थी ना, वो 2 बिल्लियां लड़ती हैं, तो बीच में कौन आता है उनके, बंदर आता है। और किस चीज के ऊपर लड़ाई होती है उनकी, रोटी के ऊपर, ब्रेड रोटी पीस। के ऊपर। तो वहां पर वो वो तराजू कम लेके ज्यादा कर तोलना देता है। शुरू कर देते हैं ना,
एक्चुअली वो विलिंगली कम ज्यादा कर देता है so that हाँ, he तो can वो it तराजू can लेके जानबूझ के कम ज्यादा करके के तोल तोल के खुद खा जाता है। खा लेकिन जाता है बीच में। उसमें मैंने एक वो देखा था, एक्टिविटी देखी थी कि तो एक्टिविटी में क्या था कि उसमें जो बंदर है ना वो उसको पहले हाफ करता है, तो हाफ करके उसको दिखाता कि ये देखो ये हाफ है और ये तेरा हाफ है, ये उसका हाफ है। तो बिल्ली मानती नहीं है, बोले नहीं मुझे तो फुल चाहिए। फिर वो क्या करता है उसमें से 1/4 दोनों में से एक में से 1/4 खा जाता है। तो बोलता है कि चल ठीक है तू ये ले, तेरे पास ये ज्यादा है तू ये ले ले। तो वो दूसरी वाली लड़ना शुरू कर देती है, तो फिर वो उसमें से 1/4 खा लेता है, तो फिर दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरह वो हाफ 1/4 और 3/4 वाला जो कंसेप्ट है ना वो उसमें समझाया गया उस स्टोरी में। उस स्टोरी को एक तरह से इस कंसेप्ट के साथ मॉडिफाई किया गया है। Actually, student can understand fractions also through this activity. जी 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 हाँ। तो 8th पॉइंट है आइडेंटिफाइज एक्सटेंड्स एंड कम्युनिकेट्स रूल्स फॉर सिंपल पैटर्न्स ऑन नंबर्स इवेंट्स एंड शेप्स। तो पैटर्न्स उसको समझ में आ जाने चाहिए और वो आराम से उनको कम्युनिकेट कर सके कि ये पैटर्न इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, या बीच में कोई पैटर्न मिस है तो बीच में कौन सा आएगा। तो इस तरह से वो पैटर्न नंबर्स के भी, इवेंट्स के भी और शेप्स के भी वो आराम से क्लियर कर सके। अब आती है बात क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है उसका देखिए। क्लासरूम मैनेजमेंट में मैनेजिंग ए क्लासरूम इन प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क दैट ए टीचर इज फेस्ड विद। कीपिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड and motivated during the day is critical whenever managing a class. There are common and essential skills that teacher must know to keep a well managed classroom. तो कौन कौन सी स्किल्स हैं वो देखिए। क्लासरूम मैनेजमेंट में पॉजिटिव क्लास एटमॉस्फेयर के लिए सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, टीचर की अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। वो सुस्त रहेगा तो सारी क्लास सुस्त हो जाएगी। और कहते हैं कि अगर टीचर इनएक्टिव हो गया तो क्लास ज्यादा एक्टिव हो जाती है और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर सेटिंग रूल्स, अपने कुछ रूल्स बनाए क्लास में। और फिर ऑफर प्रेज एंड इंसेंटिव। रूल्स बनाए जाते हैं क्लास में ना, बोला जाता है ना कि जब आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज करेंगे ऐसे, तो जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलेंगे, तो जब आप अंदर आओगे तो मे आई कम इन मैम बोल के आओगे। तो इस तरह के जो रूल्स बनाए जाते हैं वो रूल्स यही हैं। फिर ऑफर प्रेज एंड इंसेंटिव। फिर गुड लेसन प्लान, अच्छा लेसन प्लान लेके जाए। कंट्रोल क्लास एनर्जी। क्लास में एनर्जी बहुत है लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, वो टीचर को देखना है। ग्रुप डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ग्रुप बनाए, मतलब ग्रुप्स में बांट दे बच्चों को, ग्रुप्स बना दे उनके, और ग्रुप्स अपने आप ही बन जाते हैं। जो हेक्सागोनल टेबल लगे होते हैं ना, उनमें हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठते हैं जब 6-6 बच्चे, तो अपने आप ही उनके अपने ग्रुप बन जाते हैं। और वो कुछ बच्चों को आपस में वो अच्छा बड़ा पसंद करने लग जाते हैं, वही उनके फ्रेंड बन जाते हैं। लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज। तो लर्नर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एक्टिविटीज में। टीएस रैपर्ट मतलब टीचर का और स्टूडेंट का आपस में अच्छा संबंध होना चाहिए। और वो ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उसको सिर पे ही चढ़ा के बैठ जाए, बिल्कुल उसके साथ अच्छा तालमेल रखे, उसके साथ अपनापन जताए, साथ में उसको सिखाता भी रहे और उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करे। तो क्लासरूम सेटिंग, क्लासरूम को कैसे सेट करना है, कैसे उसकी सीटिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए, आप उसको उसमें यू शेप में बिठा रहे हो बच्चों को, राउंड शेप में बिठा रहे हो या रोज में बिठा रहे हो, तो वो क्लासरूम सेटिंग देखनी है। अब ये देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट में बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल प्रोक्सिमिटी हो गई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है कुछ, जो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे समझने लग जाते हैं। कैन समटाइम्स डू मिरेकल्स। कैसे? यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, यूज हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी मोशंस, यूज ऑडिबल वॉइस, वेरी योर वॉइस टोन। अपनी वॉइस टोन को आरोह अवरोह के हिसाब से भी ऊपर नीचे करने से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और फिर वेरी द स्पीड ऑफ योर स्पीच, कीप आई कॉन्टेक्ट, गेट इनटू देयर स्पेस टू गिव एड। तो उनके पास जाकर के उनको सपोर्ट करना, उनको समझाना। टीचर ये नहीं कि एक साइड में खड़ा रहे और बच्चे जो कुछ करते रहे, तो टीचर पास में जाकर के भी उनको समझाएगा, उनके पास जाएगा, उनके सिर पे ऊपर हाथ रखेगा, उनको शाबाश देगा। तो प्राइमरी में ये बड़ा रोल होता है। सेटिंग रूल्स एंड रूटीन्स, ये मैंने बता दिया कि कुछ रूल सेट करने हैं उसको। टीचर्स नीड टू एस्टेब्लिश सम क्लास रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, पावर टीचिंग। क्लासरूम रूल्स क्या हैं?
सबसे पहले फॉलो डायरेक्शंस क्विकली, कि आप लोग मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करोगे। रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू स्पीक, रेज योर हैंड फॉर परमिशन टू लीव योर सीट और मेक स्मार्ट चॉइसेस और कीप योर डियर टीचर हैप्पी। फिर ऐसे बच्चों को है ना इमोशनली अपने साथ जोड़ देता टीचर। टीचर सेट रूटीन्स फॉर कलेक्टिंग होमवर्क और डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कशीट्स, चेकिंग अटेंडेंस, तो मेंटेन द स्टूडेंट्स डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम एंड एनकरेज देम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर। तो छोटा हो बच्चा या बड़ा हो बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसको सेल्फ एस्टीम तो उसके अंदर होती ही है, और अगर आप उसको प्यार से बात करोगे, उसके साथ सम्मान से बात करोगे, तो बच्चा आपको पसंद करेगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को सुनेगा। नहीं तो वो आपको इग्नोर करेगा, और आपको इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ, वो आपके सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहा है, और उसको सब्जेक्ट का इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ कि वो एफएलएन से पीछे हो गया, निपुण भारत में से अपने आप ही निकल गया वो। क्लासरूम मैनेजमेंट में ऑफर प्रेज एंड गिव इंसेंटिव, तो हम बच्चों को इंसेंटिव्स देते हैं या प्रेज करते हैं उनकी, तो वो उनको प्रोत्साहन देने वाली बात है। तो प्रेजिंग लर्नर्स टू गिविंग देम इंसेंटिव्स व्हेन दे डू गुड थिंग्स means that you expect them to do this behavior more and more। ये behavior वाली बात किस में आई थी? स्किनर में आई थी सर, पॉजिटिव सर वो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट वाली है। हाँ, और एक कोलबर्ग ने भी तो बताया था ना कुछ, इंसेंटिव वाली बात तो स्किनर का ही था। स्किनर का था, बीएफ नहीं, उसका तो था एक जो एक निश्चित एज में था ना, गुड एंड बैड वो आए वाला, कौन सा में था? कोलबर्ग वाले में था। अच्छा, वो उसका था सर, पर्सनालिटी था जी उसी में एरिक एरिक्सन का था। एरिक एरिक्सन, हाँ सॉरी, एरिक एरिक्सन था, ये कोलबर्ग था यार, मेरे ध्यान में नहीं। कोलबर्ग था, कोलबर्ग सर, नहीं कोलबर्ग था सर, गुड बॉय, नाइस बॉय, नाइस गर्ल, कोलबर्ग। थर्ड स्टेज, हाँ, नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल, कोलबर्ग का जो होते हैं, हाँ, जो शुरुआत में जो वो नियमों का पालन करता है ना, वो इन्हीं चीजों के कारण से करता है कि भाई उसको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा। बच्चे को कोई 10 रुपए कहीं से मिल गए उसको, वो जाकर के खुद भी टॉफी खा सकता है या चॉकलेट खा सकता है, लेकिन वो जाकर के अपने टीचर को देगा, बोलो मैम मेरे को ये 10 रुपए मिले हैं, बाहर पड़े हुए थे, तो मैम बोलेगी वाह बेटा शाबाश, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। तो वो क्लैपिंग जो है उस चॉकलेट से ज्यादा बड़ी है। हो सकता है मैम एक टॉफी निकाल के दे दे, वो चॉकलेट से बहुत छोटी हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है ए गुड लेसन प्लान, तो अच्छा एक लेसन प्लान लेके जाए जिसमें अच्छी से उसने तैयारी कर रखी हो, अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ उसने एक्टिविटी प्लान कर रखी हो, और उनको एक्टिविटीज को वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करके आए वहाँ। तो ये जो है उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज होगी, क्योंकि अगर वो लेसन प्लान अच्छा लेके जाएगा, अच्छी एक्टिविटीज प्लान करके जाएगा, तो उसके एफर्ट भी कम लगेंगे, टाइम भी सेव होगा, और जो वो सिखाना चाहता है बच्चों को वो भी अच्छी तरह सीख पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट है कंट्रोल क्लास एनर्जी, तो जैसे मैंने बताया था कि क्लास के अंदर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है वो टीचर को देखना है। तो टीचर्स यूज एनर्जाइजर्स टू एंड सेटलर्स टू कीप कंट्रोल ओवर द लर्नर्स एंड अचीव गुड क्लास मैनेजमेंट। टू एक्टिवेट लर्नर्स टीचर्स प्ले एनर्जेटिक गेम्स विद देम, खुद भी खेलने लग जाता है बच्चों के साथ वो, और अच्छे अच्छे गेम, नए नए गेम लेके आता है उनके लिए। देन द टीचर काम learners down by using settling activities like telling a story, listening to a song or drawing or writing activities। एक आनंदवार आया था कंसेप्ट ना, उसमें बच्चे खूब उस दिन वो डांस करते थे, कोई एक्टिविटीज प्लान की जाती थी कि भी चलो आज इसके ऊपर डांस करेंगे हम, तो बच्चे डांस करते थे, खूब उनकी एनर्जी वहां यूटिलाइज की जाती थी। कुछ गेम्स प्लान किए जाते थे, कुछ एक्टिविटीज प्लान की जाती थी। जी सर। फंडे ग्रुप सर, डायनेमिक्स, हाँ फंडे, आनंदवार फंडे, जी जी। तो सैटरडे को किया जाता था ना, हाँ हाँ सैटरडे को थी। तो ग्रुप डायनेमिक्स में वी में अरेंज आवर क्लास अकॉर्डिंग टू, तो टाइप ऑफ ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए बच्चों को, और हिट्रोजेनियस ग्रुप बनाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है।
ग्रुप साइज कितना रहेगा, कितने बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप का रोल क्या रहेगा, ग्रुप के रोल डिवाइड कर दिए गए कि भाई इस दिन ये बच्चे जो हैं इसके क्लासरूम मैनेजमेंट को देखेंगे, इस दिन ये बच्चे जो है सबसे कॉपी कलेक्ट करके मेरे पास लेके आएंगे, इस दिन ये बच्चे ये काम करेंगे। तो ऐसे ग्रुप के रोल डिसाइड कर दिए, ग्रुप नॉर्म्स बना दिए, ग्रुप के नियम क्या रहेंगे, कौन लीडर रहेगा, सारे बच्चे उसकी बात को सुनेंगे और सभी बच्चे अपनी बात रखेंगे, सारे मिलजुल के काम करेंगे। ऐसे ग्रुप नॉर्म्स बना दिए, कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा, कोई ग्रुप में एक दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें वो टीचर उनको पहले ही डिसाइड कर देते हैं। तो ये देखिए हेक्सागोनल टेबल ऐसे बनाए जाते हैं और ये प्राइमरी क्लासेस में पहले 1-2 में होते थे, अब बाल वाटिका में चले गए हैं। तो हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठ करके ऐसे बच्चे आराम से एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे चीजों को। फिर है लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज, तो कैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है। अरेंज द सीटिंग ऑफ लर्नर्स, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करना है वो देखना है। गिव इफेक्टिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस और रिलेट मटेरियल टू स्टूडेंट्स लाइव्स एक्सपीरियंसेस एंड करंट इवेंट्स। जब कोई टीचर बताता है ना, कोई इवेंट बताता है, कोई घटना बताता है और वो बताता है कि भाई चलो भाई देखो भाई आप लोग बताओ, आप लोग किसी मान लो किसी डॉग की कोई स्टोरी है तो टीचर बताता कि हाँ भाई बताओ अच्छा किस किस के घर में बच्चों ने अपना कुत्ता पाला हुआ है, कोई पेट है आपके पास, तो अपने पेट के बारे में बताएं। किसी बच्चे ने बिल्ली पाली होगी, किसी बच्चे ने कुत्ता पाला होगा, किसी ने पड़ोसी के कुत्ते को देखा होगा, खुद नहीं पाल पाया होगा। तो इस तरह वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा। और पेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ट इफ इट इज फास्ट, तो वो जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन देगा और उनको समझ में भी आए, इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देगा। तो एंगेज स्टूडेंट्स इन ग्रुप वर्क एंड रोल प्लेइंग और डिफरेंट एक्टिविटीज, तो उनको एंगेज करेगा, उनको ग्रुप वर्क दिया जाएगा या रोल प्ले करने के लिए बोला जाएगा, अलग अलग एक्टिविटीज दे दी जाएंगी, तो उन एक्टिविटीज में उनको एंगेज कर दिया जाएगा। और फाइंड एक्टिंग आउट मोर इंटरेस्टिंग देन ए बोरिंग लेसन, तो बोरिंग लेसन पढ़ाने के बजाय अगर उसको एक्ट करके बच्चे खुद उसमें से कुछ सीख लें तो उसको एक्टिंग आउट के माध्यम से और ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। टीचर स्टूडेंट रैपर्ट, जैसे मैंने बताया था टीचर्स और स्टूडेंट का संबंध जो है ऐसा होना चाहिए कि ना तो बहुत ज्यादा लाड प्यार वाला, बच्चा सुनेगा ही नहीं, फिर वो उसको अपनी माँ समझने लगेगा, जैसे माँ की नहीं सुनता वैसे वो उसकी भी नहीं सुनेगा। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं, र्यूड बिहेवियर भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा उसके साथ ऐसा बिहेव भी नहीं करना कि बच्चा आपसे डरने लग जाए। तो एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। some teachers tend to create a strong bond with their students on the expense of class control while other do exactly the opposite। कुछ टीचर तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाड़ में रखते हैं बच्चों को, तो बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते, फिर वो ज्यादा शोर शराबा होता रहता है, कोई लर्निंग आउटपुट निकलती नहीं है, कोई एक्टिविटी प्लान नहीं होती, बच्चा अड़ के खड़ा हो जाता है, मैं नहीं करूंगा मैम आज, मेरा दिल नहीं करता, मेरा मूड नहीं है, तो ऐसे वो अड़ के खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कि बहुत ज्यादा र्यूडली बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को डांट के ही रखें और बच्चे आपके नाम से कांपने लग जाएं कि नहीं ये तो टीचर जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो ये थप्पड़ मारेंगे या डांटेंगे, तो ऐसे भी नहीं करना है। टीचर्स नीड टू बी पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल, however they should be strict enough firm and set rules and regulations that have consequences if they are violated। तो ऐसे नियम जो तोड़ने से कुछ ना कुछ उससे कुछ बाधा आएगी लर्निंग में, तो उनके लिए टीचर को स्ट्रिक्ट रहना है और फर्म रहना है बिल्कुल अपने रूल्स के ऊपर, लेकिन वैसे बिल्कुल धैर्यवान रहना है, साथ में बच्चों की समझना है बच्चों की बातों को और उनके साथ बिल्कुल हेल्पफुल बिहेव करना है। साथ में ये बात बोलिए कि एंड ह्यूमिलिएशन आर टू बी अवॉइडेड, किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक बात नहीं बोलनी, किसी को गधा बेवकूफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को बेइज्जत नहीं करना है। मान लो क्लास में कई बार होता है ना कि बच्चा मान लो लगा कि हाँ ये नहा के नहीं आया और उसको बोले कि अच्छा आज तू नहा के नहीं आया, सारी क्लास में बोल दिया, सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे, तो वो बच्चा ह्यूमिलिएट महसूस करता है, फिर तो वो ऐसा नहीं करना है। क्लासरूम सेटिंग ये हमने देख लिया कि हमारी एक्टिविटी के हिसाब से कौन सी सेटिंग हमारी ठीक रहेगी वो हमें देखना है। अरेंजमेंट ऑफ सीटिंग, द चॉइस ऑफ सीटिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लास नंबर्स, क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास मेंबर्स कितने हैं उनके हिसाब से, और एक्टिविटीज टू बी
टैकल्ड एंड लेवल ऑफ लर्नर्स। तो उसके हिसाब से हमें उनकी सीटिंग देखनी है। यू शेप में भी सीटिंग कर सकते हैं, ओ शेप में सीटिंग कर सकते हैं, या फिर रोज में सीटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे हेक्सागोनल टाइप में हम यूज करते हैं उनको डेस्क को, तो उनके हिसाब से बिठाया जा सकता है। क्लासरूम डेकोरेशन, तो डेकोरेटिंग क्लासरूम वॉल्स विद पोस्टर्स एंड मैगजीन्स इज सो बेनिफिशियल, तो उससे बड़ा फायदा मिलता है, हमने पहले पढ़ ही लिया। और क्लासरूम लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, तो क्लासरूम अच्छी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें प्रकाश बिल्कुल सही ढंग से आए। अगर लाइट ना भी हो तो भी उसके अंदर प्रकाश व्यवस्था बनी रहे, खिड़कियां वगैरह खुली हो, हवादार हो बिल्कुल, ताकि घुटन महसूस ना हो बच्चे को। जून के महीने में मान लो वेंटिलेशन ही नहीं है तो बच्चा तो वैसे गर्मी में मर जाएगा, पसीने पसीना हो जाएगा, तो वो कहाँ से पढ़ेगा। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लास एटमॉस्फेयर, तो मेंटेन ए सेफ एंड सिक्योर क्लास एटमॉस्फेयर, use games and attractive activities, relate activities to pupils interest and needs, उनके इंटरेस्ट और नीड्स के हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करनी है, थोपना नहीं है उन एक्टिविटीज को उनके ऊपर। शो लर्नर्स योर केयर, इंटरेस्ट, सपोर्ट एंड लव, और मिनिमाइज फियर एंड स्ट्रेस। सेट हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल योर स्टूडेंट्स, किसी को ये नहीं कहना ये तो चल ही नहीं पाएगा जी, आपका बच्चा तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये कभी होमवर्क नहीं करके लाता, आप ध्यान ही नहीं देते, तो ऐसी शिकायतों की टोकरी जो है वो अपने छोड़ दो उसको, ताकि बच्चे के ऊपर हम उसका बोझ ना डालें। तो कुल मिलाकर के बिल्डिंग ए निपुण भारत टुगेदर, सबको मिलजुल करके निपुण भारत का वो करना है, सपना पूरा करना है। और 2026-27 टारगेट दोबारा फिर से हम देख लेते हैं। साथ में 5 टियर दोबारा फिर से आ गया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल एंड एसएमसीज और पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। तो ये था जी हमारा निपुण भारत भी आ गया इसके अंदर, और एफएलएम भी आ गया। मुझे लग रहा है समाप्त हो गया। एब्रीविएशन ये हमने पहले पढ़ी ली थी, एब्रीविएशन मैंने ये साथ में लिख दी थी क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे जो एब्रीविएटेड करके डाले हुए थे। तो ये समग्र शिक्षा 2018-19 में लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, एक केंद्र प्रायोजित योजना जो कि प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एकीकृत करती है, और इसका उद्देश्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान SS से और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से और शिक्षक शिक्षा TE टीचर एजुकेशन का विलय है, इन सभी को मिला करके एक रूप दे दिया गया और उसको नाम दे दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप सभी के धैर्य और